संक्षिप्त पट परिचय थोड़ा हो जाए तो मुझे समझ में आएगा कौन मित्र कहाँ से हैं। हम मोरगांव से मोरगांव आप भी मोरगांव। हाँ। गुजरात भैया राजस्थान प्रतापगढ़। अच्छा राजस्थान से है। लंबी छलांग लगा दी आप लोगों ने। जलगांव जाने वाले थे पर छलांग यहाँ लगा दी। अच्छा बीच में उतर गया प्लेन है। ओके निशरपुर से मनोज पाटीदार। अच्छा ओके देवगढ़ आप साथ में आए भैया। ओके अकोला महाराष्ट्र। अकोला काफ़ी दूर है ये भी यार। अच्छा बुरहानपुर। ये तो कवरेज वाले हैं। धर्मपुरी ओके बुरहानपुर भावसा बुरहानपुर जिला। ओके भावसा बुरहानपुर जी भावसा से संजय पाटिल। ये क्या है हाथ में लगा हुआ ये? तबीयत खराब थी उनकी। अच्छा तो फिर इतना इमरजेंसी थोड़ी था। मेरे वीडियो सारे आते ही हैं यूट्यूब पे, घर पे देख सकते थे। साथ में जैसा गाड़ी प्रोग्राम बना लिया था वही सब भाई लोग चल रहे। मैंने उस साइड किया, आपको तो आपको उनको आना पड़ा फिर। वो चल रहे हैं दरअसल बलराम है हमारा 1 महीने से। हाँ पूछ रहे कि ये रविवार जाएंगे, अगले रविवार जाएंगे। हाँ बीच में आप राजस्थान गए हुए थे। हाँ वो ये टीम थी हमारी, ये नहीं थे। ये अभी बाद में इनको भी सोचा कि ये भी चलेंगे। हाँ तो हम रुक गए थे, आप नहीं थे तो। लाला भाई आ जाओ इधर ही। कल हमको और मैसेज मिल गया कि आप बोले बुरहानपुर आ रहे, तब बन का आप ले गया शादी में। इधर बैठे तब बन का आप ले गया शादी में आ रहे। जाना ही था। वो बहुत गालियां भी देगा, लात घुसे भी मारेगा वो। तो फिर हमने और इंक्वायरी की, नहीं बोले वो आ नहीं रहे। नहीं दिक्कत क्या है, तपन भैया से आत्मीयता का रिलेशन है। मैं शाम को जाऊंगा दोपहर बाद। लेकिन जो आप मित्र दूर दूर से आए हैं ना, अकोला और राजस्थान, तो फिर वो संडे मुझे यहीं रहना पड़ता है। वो गड़बड़ रहती है जी। आप तो बुरहानपुर से शशांक बड़वानी से। धर्मेंद्र बड़वानी जी। अच्छा आप जयपुर वाली टीम, राजस्थान वाली टीम है। ओके एक छोटे छोटे मेरे क्वेश्चन है पहले, ताकि हम उसे चर्चा आगे बढ़ा पाएँ। आप मित्र क्वेश्चन पहले मैं ये करना चाहूँगा, किस चीज़ के लिए आए हैं हम किसान दरबार में? आपकी नीड क्या है? जैसे खेती तो आप केला गन्ना पपीता लगभग सभी कर रहे होंगे। आप करना चाहते हैं। अभी आप फार्मिंग नहीं कर रहे हैं। ओके तो आपको ABCD से समझना है। ओके आपके क्वेश्चन क्या है, तो फिर हम उस पर चर्चा करते जाएंगे जी। आप किस चीज़ के लिए आए हो यहाँ पर? बनाना किस तरीके से लगाते हैं? ओके तो लगाते हैं, लेकिन उसमें क्या डिवीजन है कि वो कैसे लगाने से ज़्यादा उत्पन्न मिलेगा, ऐसा लगाने से कम उत्पन्न मिल रहा है। हमको तो थोड़ा सा डिवीजन देखते कि उसमें क्या मिलेगा अपने को केले में, अच्छे से अच्छे उत्पन्न कैसे प्रकार लिए जाएगा। अभी आप जो खेती कर रहे हैं केला, शायद बुरहानपुर में तो काफ़ी समय से है। बहुत समय। अभी आपका जो तरीका है उसमें कितना उत्पादन ले रहे हैं एकड़ पे टनेज? वो हम ले रहे हैं वैसे कि 18-20 टन 1 लाख तक के उत्पन्न लेते हैं, 1,60,000 भी लेते हैं। लोडिंग केजी में 1 एकड़ में हम कम से कम 300 तक के 250 से 300 तक के 25 से 30 टन प्रति एकड़ ले रहे हैं। हाँ, है ना? ये 35 भी आ जाता है। मोटा हाँ 25 से 30 टन। कहीं 35 भी आता है। ओके तो ये तो अच्छा उत्पादन है। ये तो खर्चा ज्यादा है। हम रियलिटी बलराम भाई इसमें है। खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, खर्चा कम, खर्चे में उत्पन्न कैसा निकल रहे हैं? बलराम भाई सब तो ये जितने भी हमारी तरफ के फार्मर है, आपकी जो रियलिटी है क्या है, वो खासियत जानने को यहाँ है। ये रियलिटी है कि नहीं, ये सब ये हम जो फार्मर है बुरहानपुर रावेर, एक बात बताइए कि वो देखने को आए। वही चीज देखने आए कि जो आप खेती कर रहे हो
तो ये जो तरीका है ये तरीका गलत है। हमारी तरफ का हमारा जो तरीका है वो गलत है, और जो आप 70-30 जो खेती का बता रहे हो ओके इस और वो कैसा हम फॉलो करें फिर आज तो पहला उसमें हमको प्रॉब्लम जो ग्रो अप का ही प्रॉब्लम आ है। रहे हैं वो भी सीख लेंगे आज देखकर। आज तो पहली बात हमारे ग्रो अप ही कम है। 5x5 से आगे कोई ग्रो अप निकल से ही बाहर नहीं निकलेंगे जब भी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने जैसे किसान पाठशाला के वीडियोस देखे हैं उसमें समझ तो गए हो हाँ हाँ, सही सही है। कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हाँ। जाना किस दिशा में चाहिए, लेकिन आप उसे वेरीफाई करने को आए हो हाँ हाँ कि बलराम कितने हद तक ठीक है हाँ। है ना। मैंने लगाया सर आपका 9,000 5x6 पे लगाया। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा 70-30 फॉलो कर रहे हैं, कचरा नाली ऐसा। अभी तो वही तो है। फिर बायोमास आच्छादन नहीं किया तो रेसिड्यू फ्री कैसे चालू होगा? मैंने किया है सर, इन्होंने अभी क्या मेरा कन लगा है। हाँ। मैं आपसे बात करता हूँ 2-4-5 महीने की बात हो गई जी जी। विनोद भाई। हम्म, तो मैंने 1.5 महीने के अव्वल मतलब 13 नवंबर को मैंने हाँ। प्लांटेशन किया उसका। हाँ उसका पूरा आपके हिसाब से पूरी अपनी ड्रिंचिंग चल रही है। ओके। अभी 60वें दिन तक की जो एक ही ड्रिंचिंग बची है, यूरिया पोटैश अपना 12-32 ये जो है इसमें की एक ही बची है, बाकी सब अच्छा। रेगुलर चल रही है। मैंने कल भी बोला था आपको कि थोड़ा रुकावट लग रहा है। ये मौसम बदला है ना, हाँ। अभी 2 सप्ताह में ठंडी बढ़ी थी एकदम से, तो पत्तों में थोड़ा छोटा gap पौधा भी लगा। रुकेगा और बड़ा जो बियान कर रहा है, फ्लावरिंग आ रहा है, वो भी रुकता है। पर जर्मिनेशन इतना हुआ पूरा 100%, एक भी पौधा दूसरा कोई लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। लाला कंद पाटिल लगाया था ना, हाँ कंद लगाया, कीचड़ बना करके। कीचड़ बना करके लगाया है तो लाला पाटिल की भी विजिट एक हुई। भी उसमें गैप फिलिंग नहीं गया। गैप फिलिंग एकदम। और मैंने अभी नींदाई गुड़ाई की फर्स्ट वाली, तो वही का वही नींद के निकाल के उसको उखाड़ तन के निकाल वही के वहीं डाल दिया है। हाँ, बाकी का कुछ हिस्सा जो खरपतवार है इतना बड़ा हो गया है, उसको थोड़ा काट के अभी डाल देंगे। बराबर। और बायोमास आच्छादन जैसे गन्ने की चापड़ है वो भी लाएंगे, वो भी डाल देंगे। मैंने इसलिए आपको रोका कि पूरे भारत में कुछ कुछ लाइनें चल रही है। मैं अकेला बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ ऐसा नहीं है, मैं सीख ही रहा हूँ, लेकिन पूरे भारत में अगर आप एग्रीकल्चर के प्लेटफॉर्म को देखेंगे, आप यूट्यूब पर देखो या फिजिकल देखो या आपके आसपास देखो, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिखाने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक भी सिखा रहे हैं, प्राकृतिक भी सिखा रहे हैं, रासायनिक का भी सिखा रहे हैं, और कोई किसी कंपनी से है तो उनका भी वो डेटा दे रहे हैं। तो जैसे आपने किसान पाठशाला को देखा और आपने तय किया कि रेसिड्यू फ्री खेती करना है, तो केवल बलराम भैया का शेड्यूल आया है वो ड्रेंचिंग कर दूंगा तो रेसिड्यू फ्री हो जाएगी, वो 100% गलत है। रेसिड्यू फ्री की शुरुआत ही होती है कि आपके खेत में क्या माइक्रोबेस कॉलोनी डेवलप हो रही है, मित्र बैक्टीरिया, कीट पतंग, राइजोस्पियम, ये सारे वहाँ पर डेवलप हो रहे हैं क्या, तो उनके लिए हमें 70% जगह पर बायोमास आच्छादन का वास करना पड़ेगा। मतलब उन कीट पतंगों के लिए हमें मकान बनाकर रखना है सरल भाषा में, ताकि उस आच्छादन के नीचे वो पनपे और अपनी कॉलोनी डेवलप करे और अपने जीवन यापन के लिए एक साइकिल बनाए पूरा। अगर ये हमारे पौधे की जड़ों के कक्षा में नहीं है तो फिर हम कितने ही बैक्टीरिया रोज के चलाएं, गुड़ गोबर गोमाती रोज करें, डिकम्पोस्ट वाली गाजियाबाद वाली 20 रुपए वाली डब्बी हर तीसरे दिन डालें, तो ये काम कैसे होगा? व्यस्त रहो मस्त रहो। जैसे धूप अभी मेरे चेहरे पर आ रही है, ऐसे नीचे मिट्टी पर धूप गई, जहाँ जहाँ धूप लगी है वहाँ ऊपर की सतह पर बैक्टीरिया रहता नहीं है, वो नीचे उतर जाएगा। जैसे वो चमड़ी, मिट्टी की चमड़ी गर्म होने लगी तो वो बैक्टीरिया नीचे चले जाएगा। इसका मतलब आप जितनी बार डालोगे तो तत्काल तो वहाँ पर है, समय बीतने के साथ या तो नीचे चले जाएगा या मर जाएगा, ह्रास हो जाएगा। और जहाँ जहाँ भी धूप गिर रही है वहाँ से कार्बन उड़ रहा है, ह्रास हो रहा है, वहाँ पर रुकता नहीं है कार्बन। इसका मतलब हम अगर वातावरण डेवलप नहीं निर्मित कर रहे हैं तो हम सस्टेनेबल नहीं है लंबे समय के लिए। फिर हमें कुछ ना कुछ गुड़ गोबर गोमातिर डालना ही पड़ेगा, डिकम्पोस्ट डालना ही पड़ेगा, यूरिया डीएपी पोटाश डालना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं?
और ये सभी डालने के बाद हम कहें कि हम रेसिड्यू फ्री हैं तो वो गलत है। समझने के लिए और पहले छोटे भाई आए थे मेरे। अच्छा, मेरा एक मोटा मोटा क्वेश्चन जो आप लोगों के ये पंक्ति के दिमाग में है कि हम जो कर रहे हैं, आप अगर 30 टन उत्पादन ले रहे हो 1 एकड़ में से बुरहानपुर में, तो उत्पादन तो सही है एरिया के हिसाब से। जो क्लाइमेट बुरहानपुर में है, जो रावेर में क्लाइमेट है, जलगांव के कोना रावेर और बुरहानपुर ये दोनों लगभग एक ही क्षेत्र की परिधि में आते हैं। 25 से 30 टन उत्पादन ले रहे हो तो उत्पादन गलत नहीं है, उस क्षेत्र के क्लाइमेट के हिसाब से ठीक है, लेकिन खर्चा बहुत है ना उसको लेने के लिए। हाँ, हम एक बात से इतने परेशान है, कभी मामूली ठंड भी बढ़ गई हाँ। तो हमारे तरफ पान पे करपा इतना भयानक आ जाता है कि केले हमारी कटेंगी तब तक के सिर्फ अब 2 पान रहते हैं अभी और हम फुल गोलाई नहीं कर सकते उसकी। परिस्थिति ऐसी है भी 1 या 2-3 पत्ते हैं अभी। करपा या सिगाडो का जो इसको कहते हैं, वो उसका अटैक बहुत ज्यादा आता है और उसका वो मारे की वजह से आता है। तो पहले आप तो जो ये- बारिश खत्म होते ही से हाँ। बारिश जैसे खत्म हुई, हाँ, यानी अगस्त और सितंबर में जब बारिश खत्म होती है, ये पंखा बंद हो सकता है क्या, पूछ के आना। जब बारिश खत्म होती है तब करपा आता है। तब करपा इतना आता है कि कम से कम 5-5, 7-7 डंगा नीचे आ जाती है, 6-6, 7-7 डंग रहती है ऊपर। 2-2, फिर वो 3-3 खत्म, कभी कभी और वो खत्म कोई झाड़ पे तो 2-2, 3-3 ही है अभी। फिर वो खत्म हो गया था कि फिर उसके बाद में ठंड जैसी बढ़ने लगती है तब चरका आता है, यानी पीएपन आ जाता है केले को, पहले पीलापन। करपा बाद में चरका। हाँ, वो चरका आ गया कि हमारी केली खत्म हो जाती है, फिर भी हमको कच्चा केला काटना पड़ता है, पूरा पक्का गोलाई होने नहीं देनी पड़ती। गोलाई होगी तो उसके पहले ही केला पक जाएगा, पेड़ पे पक जाएगा। वही कंडीशन है। खाने से गिर जाएगा नीचे। अच्छा, और एक गांव में कोई एक के किसान के यहाँ पक गया तो वो गांव में व्यापारी जाना बंद हो जाएगा माल उठा। हालांकि मला देख के ऐसा कुछ नहीं कि भाई वो वैसे तो होता ही है, लेकिन ये परेशानी बहुत है हमको। डर लग जाता है कि माल जल्दी काट लेना होना। एक्सपोर्ट वाला नहीं आता कोई जो वो लंबा नहीं ले बेच सकता ना उसको। एक्सपोर्ट वाला कम से कम 7 पत्ते आपके पौधे में हैं तो एंट्री करेगा खेत में, गांव में। मदर डेयरी, रिलायंस, महिंद्रा, एक्सपोर्ट तो बाहर भेजना है, लेकिन डोमेस्टिक में जो ज़्यादा पैसे देने वाले हैं वो जो बॉक्स पैकिंग का लेके जाते हैं। तो आपके एक पौधे में अगर 7 पत्ते नहीं हैं तो वो एंट्री नहीं करेंगे। और मेन समस्या है आपकी करपा आने की। करपा जो आता है वो इलाका बहुत वही आता है। करते हैं चर्चा। और पिछले साल शायद बारिश ज्यादा हुई, दीपावली के बाद में बारिश हुई। पिछले साल हमारे केलों पे करपा नहीं आया। करपा नहीं आने के कारण हमारी केली इतनी उत्तम कटी के पूछ नहीं सकते हम, लेकिन केली को भाव नहीं रहे। वो लॉकडाउन लगने से वो केली के भाव पूरे डाउन हो गए। बराबर। लेकिन केली बहुत उत्तम कटी, लेकिन भाव नहीं थे। ओके। और इस साल तो जैसी हर साल की समस्या है, जब बारिश खत्म होती है तब करपा आना चालू हो जाता है। बारिश खत्म होने के बाद बारिश खत्म हुई यानी 1 महीने में जैसी जमीन पूरी सूखने लग जाएंगे, अपन पानी देते हैं, पानी जरा सा देना चालू कर जाएगी, करपा आना चालू हो जाता है। ओके। अभी महीने लगा है, समझ लो 6:45 के मारे पे। हाँ हमारे यहाँ हमारे गांव में अक्सर हर साल ही लगाते हैं, हाँ। लेकिन मैंने 30 लगाया 6:45 के मारे के। लाइन वो से लगाया लाइन तो पौने कतार से 7। कतार दूर लगाया मैंने, थोड़ी गलती कर दी। अच्छा, कतार से कतार पौने कतार से 7 कतार और पौधे से पौधा पौधे से पौधा 5 फीट, 5 कतार से कतार 6:45 फीट। ठीक है। तो उसमें थोड़े मेरे पान बचे, मतलब कम से कम 8-9 पान उसमें है। बेनिफिट तो दिख रहा है ना, थोड़ा गैप लिया उसमें, ये तो समझ में आया कि बेनिफिट है। अच्छा सर, उसमें अब इनका जो टिश्यू प्लाट लगाया है तो फिर भी वो बेड पे है, नाली किए सर, तो मतलब हर साल के बराबर ही आ जाएगा, लगभग 1 महीने का फर्क गिरेगा। बलराम भाई इनका जो प्लाट है वो बतला रहे हैं, वो आपकी गाइडलाइन से बना हुआ है। हाँ, वो पहले महीने आपने वीडियो डाला इनका 969 का, तो आपकी गाइडलाइन इन्होंने फॉलो की, उसका रिजल्ट मिला, वो बेनिफिट मिला उनको। अच्छा। हाँ, अब हमारा भी प्लॉट है फरवरी का, वही कंडीशन जो 2 मई का सब लोग लगा बोल हुआ रहे है हैं। मेरा। इनका मई का है, फिर भी इन्होंने कवर कर लिया, या अपनी कटिंग चल रही है तो इनकी स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा 2 महीने का रन उन्होंने कवर कर लिया। ओके। आपका थंबनेल जो है वो रंग ला रहा है वो। रंग ला रहा है। आप ऐसे कितने लोग हैं जिनके यहाँ रेवा का पौधा लगा है? मेरा है पौधा लगा है, रेवा का तो एक अभी भी कोई नहीं है ना? ये अच्छी खासियत है। रेवा का नहीं लगा। ओके। गठान वाले कितने?
सब गठान वाले सब गठान वाले हैं। और टिश्यू वाले टिश्यू या वाला कोई ये भी भाई। कंपनी का ये लगाया है, हो ये भाई। टिश्यू वाले? 1 2 3 ओके। मतलब गणेश एक बात तो मैं बतला दूं कि रेवा लगाओ या न लगाओ, आप लोग किसान पाठशाला में जरूर आ सकते हो। हाँ बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि बलराम भैया आपको पौधे बेचना है इसलिए सारा ये प्रोपोगेंडा चल रहा है, तो वो बाय प्रोडक्ट है, वो तो अपने आप बिक रहा है, सही। मुझे बेचना नहीं है। वो जिसको अच्छा लगेगा वो ले रहा है और जिसको नहीं अच्छा लगे वो न ले, इससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है। दोनों खिड़कियां अलग है। कि एक मेरी भी संस्था है रेवा, जहां हम बैठे हैं कि हम अच्छी गुणवत्ता का पौधा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अच्छा लगे तो लो, वरना ऐसा कहीं नहीं है कि आप रेवा लगाओगे तो ही किसान पाठशाला से जुड़ोगे और तो ही गाइडलाइन मिलेगी। ये तो आप लोग भी जानते हो, जब भी आप बैठे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है। नहीं, ये तो हम तो बोल सकते हैं ये आपकी महानता है, जो पूरा जीवन आप सार्थक कर ले। ऐसा नहीं है, नहीं। ज़्यादा ठीक है। जो आपने समर्पण कर रहे हो किसानों के लिए, समझो आपने 2004 से आपने जो रनिंग करी है, सब सीखना सिखाना, कौन मतलब करता है पुराने इतना? वीडियो भी आप देख चुके हैं? मैं 1 नवंबर से जुड़ा हूँ बस। मेरे तो एक गुरु है जिन्होंने मेरे को बोला अच्छा। 1 नवंबर को। अच्छा। मैं उनके सोपान पाटिल करकी के हाँ। उनका मैं आभार यहाँ पे आप सब लोगों में व्यक्त करता हूँ अरे वाह। कि उन्होंने मेरे को बतलाया कि भाई आप बलराम भाई किसान, इनका 70-30 जो खेती का 3 घंटे 33 मिनट का जो वीडियो है वो देखो। वो मैंने देखा तो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, नहीं तो वही पुराना फार्मूला था अपना 5x5 का। तो आप जो गाइडेंस कर रहे हो सब किसानों के लिए, ये आप के सिवा कोई नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। नहीं, सही कुछ है। महानता ठीक है। कुछ लोग और बचे थे, आपकी क्या नीड है, आप लोग क्यों आए हो यहाँ पर, क्या जरूरत है? आप जैसे किसान पाठशाला में आए, आपको ही पूछ रहा हूँ मनोज जी। मैं इसीलिए आया था जी। कि जो अभी मैं कर रहा हूँ खेती, मैंने पिछले वर्ष से ही चालू करा अकेले। अच्छा, बाकी उसमें बस ये खर्च बहुत ज़्यादा है। खर्च ज़्यादा लग रहा है जो तरीके से आप कर रहे हो? जिस तरीके से मैंने किया है अच्छा, उस तरीके से खर्च ज़्यादा है। इसके पहले क्या खेती कर रहे थे? कपास कपास। और चने गेहूँ। कपास, चना, गेहूँ। ओके। तो केले पर क्यों टर्न हो रहे हो? उधर हमको थोड़ी मजदूर की समस्या ज़्यादा बढ़ रही है अब। अच्छा। जैसे अपना खेत पहले जो पास में 2 किलोमीटर में पड़ता था, अभी वो बसावट में आने के कारण और पुल जो पुराना बंद हो गया है, निसरपुर बसावट। निसरपुर बसावट, अब घूम के जाना पड़ रहा है और ये 15 किलोमीटर अब लंबा टर्न हो गया। लंबा टर्न हो गया है। अब जब तक नया पुल नहीं बनेगा ओके। तब तक वहाँ जाने आने की, मजदूर को ले जाने की सब समस्या है। हाँ। इसलिए अपन थोड़ा टर्न किया है ओके। कि थोड़ी लेबर कम हो जाए, दौड़ा भागी कम हो जाए। हम्म। और पिछले साल तो अपन ने खर्च अच्छा किया था उसको, अच्छा। बाकी उस हिसाब से रिजल्ट भी आए थे, बाकी भाव न होने कारण तकलीफ रही अपने को। ओके। फिर इस बार संतोष भाई से मैं मिला था, हाँ अपने STD। हाँ, संतोष फेमस। पाटीदार हाँ। रंजड़। हाँ, अंचर। ये साड़ू भाई लगते हैं अपने। अच्छा। पिछली बार हम भले मिलते थे जरूर, बाकी उन्होंने कोई चर्चा नहीं करी, मैंने भी नहीं करी। हाँ फिर अभी उन्होंने जो चर्चा करी मेरे को, हाँ। फिर उनके हिसाब से थोड़ा सा मैंने उनके प्रोडक्ट चलाए। इस बार मैंने खर्चा बहुत कम किया है, मतलब मैंने मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं किया था। इनके मिलने के बाद इनका थोड़ा बहुत अपन ने चलाया, और फिर अभी 2-3 बार विजिट पे भी आए इनके साथ में। फिर वो बड़दा वाले गजू भाई, गजेंद्र भैया। हाँ। हाँ, वो भी इस बार 5-7 रोज पहले आए थे साथ में ही विजिट करने। उन्होंने सब अपना देखा, जो 5x5.5 पे लगे हुए केले, उन्होंने देखने के बाद सब फिर बताया मेरे को। अच्छा। कि सबसे पहले तो 70-30 वीडियो देखना, हाँ। और फिर भैया से मिलना बोले, आपसे मिलने का बोला। अच्छा। बोले इसको समझना क्या है क्या नहीं। वीडियो देखा है आपने वो 999 वाला? पूरा नहीं देखा मैंने। पूरा नहीं देखा? मैंने थोड़ा बड़ा है वो, थोड़ा सा देखा है। 3 पार्ट में देखने को पड़ेगा आपको। नहीं, वो तो बैठ के देखना ही है उसको। पर उन्होंने उसका बहुत सा मेरे को समझाया है। अच्छा। कि क्या तरीका है, क्या है, अपनी क्या कमियां है इसमें, और जो अपना जो बजट है उसको लो करना, कैसे लो करना है, कम बजट में खेती कैसे करना है। जी ठीक है। उसी के लिए भैया आप लोगों का उद्देश्य थोड़ा बताओ ना।
जो राजस्थान से आपने इतनी छलांग लगाई है लंबी, लगाना चाहते हैं, केले की बागवानी करना चाहते हैं, अच्छा शुरुआत करना चाहते हैं। राजस्थान में कहाँ से प्रॉपर? प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, अच्छा, चित्तौड़ प्रतापगढ़। चित्तौड़, ओके। पानी है वहाँ पर? अच्छा, पानी अच्छा है, क्योंकि केले की रिक्वायरमेंट है, पानी होना चाहिए केले के लिए। पानी ये है। ओके, राजस्थान से स्टार्ट करना चाहते हैं? राजस्थान का नाम लेते ही सबको रेगिस्तान नजर आता है। हाँ, राजस्थान मतलब रेगिस्तान, वो ऐसी फिल्म बन चुकी है दिमाग में। नहीं, क्लाइमेट अच्छा है, हाँ, फसलें वगैरह सारी अच्छी होती है, सारी फसलें होती है। निम्बाहेड़ा, चित्तौड़, हाँ, इसके निम्बाहेड़ा, आसपास में निम्बाहेड़ा, गया हूँ। प्रतापगढ़, अफीम और इनके लिए मैंने कुछ पाठशालाएं ली है वहाँ पर। हाँ। जो 3 साल पहले मैं गया अफीम था। का हब है हमारा तो, प्रतापगढ़, नीमच। हाँ, नीमच, मंदसौर, प्रतापगढ़, ये सब अफीम की खेती का हब है वो। और तालाब भी मैंने 1-2 देखे हैं वहाँ पर, बड़े बड़े तालाब बने हुए हैं ना, पानी। हमारे गांव में भी तालाब है बहुत बड़ा। हाँ, पानी तो है बहुत है, पानी अच्छा है। बराबर। ओके, लगभग आपकी सारी बातें एक मैं संक्षिप्त डेटा सबको दे देता हूँ। मोटा मोटा ये निकल के आ रहा है कि हम केले की खेती कर रहे हैं, कंद से कर रहे हैं, और उसमें खर्च ज़्यादा हो रहा है। दूसरा, खर्च क्यों ज़्यादा हो रहा है, जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं कि करपा आ रहा है और समय से पहले हमें केला काटना पड़ रहा है, मतलब कच्चा ही केला आप काट रहे हो, वरना वो और वेट बढ़ सकता था उसका। करपा और फिर चरका, हाँ, ये मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ आपसे कि ठंडी में चरका बोलते हैं, जो पीले पान हो जाते हैं आपके क्षेत्र में। और जैसे भैया का मेरे पास डेटा आ गया था, मनोज भाई का। एक्चुअली फार्मर जब अच्छे से बढ़ता रहता है, चलता रहता है, और जेब में जैसा नोट रहता है, ऐसा जेब भरा भरा रहता है, तो उसको न तो कहीं रुकना है, न किसी की सुनना है, न कहीं देखना है। मेरे साथ हो चुका है, मैं खुद इसी तरीके से जब मैं इलेक्ट्रॉनिक से खेती में टर्न हुआ तो पैसे थे, नया खेती एंट्री करना था, तो फिर कैसे मैं खेती कर रहा था कि जिस कंपनी ने खाद बीज दवाई दिया या जिस कंपनी का पौधा लिया उससे पूछा, उसका ले लिया, पड़ोस वाला क्या कर रहा है और उस क्षेत्र में कौन सबसे अच्छा पका रहा है। ये 3 आंकड़े रहते हैं। हम किससे सीखेंगे कि जिससे हमने खाद बीज मतलब बीज लिया, या जिस दुकानदार से हम खाद बीज दवाई ले रहे हैं और हमारे पड़ोस वाले ने क्या किया, और इस क्षेत्र में कौन सबसे अच्छा पका रहा है। इन्हीं से डेटा लेते हैं कि आप कैसा पकाओगे, और उसका एक निचोड़ निकाल करके जो नया एंट्री करता है वो मेरे जैसा क्या करता है कि अगर 100 रुपये का खर्चा है तो मुझे तो बहुत अच्छा पकाना है, तो मैं 120 रुपये लगाऊंगा। जैसे आप भी राजस्थान से आए हो तो अब डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आपने कुछ डिजिटल फिजिकल देखा होगा, अब टूर बनाया है कि कहाँ से क्या हम करें, और सारे डेटा इकट्ठे होने के बाद नई एंट्री कर रहे हो। इसलिए गांव में फेलियर ना हो, हमारा चेहरा खराब ना हो। मैंने आज केला लगाया क्योंकि आपके यहाँ दूसरी फसल है और आप केले की बात कर रहे हो, तो केले में रिवर्स ना आ जाएं, और थोड़ा पैसा तो चाहिए ही ना, काम ही इसीलिए कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा करने की कोशिश रहती है शुरुआत में। लेकिन जब थोड़ा समय आगे बढ़ने के बाद में 100 में से 2 लोगों की लॉटरी लगती है हर साल खेती किसानी में। 98 लोग गिर पड़ होते हैं, तकलीफ होती है उनको, फिर ऐसा लगता है अगले साल अब दूसरा कुछ करना है, फिर वापस साल चालू होता है तो उमंग से भरकर मुझे और पैसा कमाना है, क्योंकि परिवार की स्थिति को चलाना, क्रॉप लोन भरना। सबका क्रॉप लोन है ना? हाँ, सबका है। हाँ, सबका है क्रॉप लोन। वही चुकाने की यही गड़बड़ है। वही चुकाने के लिए सब धड़पड़ कर रहे हैं, सबकी कोशिश वही चल रही है। सही से अगर हम किसान पाठशाला पर टिके रहे, आपके अनुभव, किसान पाठशाला का अनुभव मिक्स करके बीच का रास्ता बना के चलें, तो मुझे लगता नहीं कि भारत में कोई भी किसान कर्जदार होगा। मैं किसान को कर्ज देने वाला बनाना चाहता हूँ। कर्ज लेने वाले तो हम अभी तक थे ही। सरकारें कितनी आएगी कितनी जाएगी, इस टेक को अगर वो बंद करेंगे कर्ज देना, तो शायद उनका रोटेशन चलना गड़बड़ होगा, तो वो इसको कभी बंद नहीं करेंगे। हमारी तरफ से कर्ज लेना रुकना पड़ेगा। इतनी बड़ी विडंबना है ये कि आप सब केसीसी क्रॉप लोन है, मतलब आपकी सबकी पावतियां गिरवी है। हाँ, कल आपको इमरजेंसी में कोई काम हो, आप कर ही नहीं सकते, नहीं, और घर में पावती हो इमरजेंसी में, तो हम कहीं भी तत्काल में कुछ भी फंड जनरेट कर सकते हैं, पैसा जनरेट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो सही प्लेटफॉर्म पर हैं हम। एक्चुअली सूत्र क्या है?
किसान खर्च आधा और उत्पादन ज़्यादा, ये हमारा किसान पाठशाला का सूत्र है। अब इस सूत्र को सार्थक कैसे करना है? खर्च को आधा करना है, उत्पादन को बढ़ाना है। इसके साथ साथ हम एक और टैग लगा रहे हैं, सही मार्केट को हम डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 1 जनवरी से हमने बी किसान की FPC लॉन्च कर दी है, जो पूरे भारत के किसानों के लिए है, जिसमें केले को लेकर के शुरुआत से अंत तक पूरा प्रोटोकॉल है और मार्केट के लिए अच्छे व्यापारी हैं। अदर फसलों के लिए जो भैया हैं ये राजकोट से आए हैं, लेकिन ये राजकोट से क्यों आए हैं? इनको ऐसा लगा कि बलराम एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे भारत को बतला रहा है 70-30 फार्मिंग रेसिड्यू फ्री, ऑर्गेनिक, प्राकृतिक, रासायनिक, ये सब बातें करने में अच्छा है, लेकिन एप्लीकेशन कैसे करेंगे आज हम वो फील्ड पे जाकर देखेंगे। 70-30 फार्मिंग क्यों हमने लॉन्च किया? 2006 से मैंने खेती को अच्छा समझकर किसान पाठशाला स्टार्ट किया। उसके पहले खेती कर रहा था लेकिन गड़बड़ हो रहा था। 2006 में समझ में आया कि जो आता है केवल उसकी डपली बजाता है, तो उसके संगीत पे हमको डांस करना है, मुंडी हिलाना है, नाचना है, वो अगले के संगीत पे करना है। किसान को अपना डपली खुद को बजाना पड़ेगी। तो पहली शुरुआत कहाँ से होगी? कोई सी भी फार्मिंग करें आप, कंद वाले हैं ये अच्छा है, टिशू लेना कोई ज़रूरी नहीं है जब तक हमारे जेब में पैसा नहीं आए। टिशू हम जब खरीदें जब हम सस्टेनेबल हो गए कि हम 15 रुपये पौधे का पैसा पेड कर सकते हैं और हमारे परिवार को चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उस दिन टिशू खरीदो, वरना 3 रुपये के कंद में आपका बहुत अच्छा प्रोडक्शन आएगा, ये गारंटी है। अभी 70-30 फार्मिंग जैसे भैया ने किया है तो 7 फीट चौड़ा लिया है, 5 फीट पे पौधा लिया है, आपने किया है तो 5x6 लिया है। ये जो प्रक्रिया है ग्राफ, अगर मैं केले की बात करूं तो आप तो नए हैं तो आप पूरा निचोड़ करके शुरुआत से आगे बढ़ेंगे, ये बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये जो प्रकृति है ये पिछले बुरहानपुर लगभग 100 साल से केला कर रहा है ना। बुरहानपुर और जलगांव से ट्रेन चलती थी, उसकी बोगियां भरकर उत्तर भारत जाती थी। गाड़ियां अभी ट्रक आइसर अभी चालू है, ट्रेन की बोगियां है ना। मैं पैदा नहीं हुआ था उसके पहले से केला कर रहे हैं। आज 3 जनवरी 2021 में अभी प्रश्न है कि हम ग्राफ क्या लगाएं। कितनी बड़ी विडंबना है। हमें ये नहीं पता है कि हमने लाइन से लाइन और पौधे से पौधा क्या लगाना चाहिए। आप इसीलिए आए हो कि बलराम यूट्यूब पर बहुत अच्छा दिख रहा है, फिजिकल इसको जाकर देखते हैं इसके खेत में क्या ग्राफ लगा है, नहीं तो हम फॉलो करेंगे। जिन्होंने पहले पौधे बेचे उन्होंने ये नहीं बोला कि पौधा कितने फीट पे लगाना है, उनको बस पौधा बेचने थे और पैसे कमाने थे। गाइडलाइन नहीं दिया उन्होंने, पौधे बेचे नहीं, उन्होंने ऐसा बताया क्या? गाइडलाइन दी ले जाओ, लगा, बस लगाओ। तुम देखो। तो इसी के लिए नलिया भी लेके जाओ, लेके जाओ। हाँ। सब देते हम तुमको। नहीं, इसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। किसान एक ही कमाऊ पुत्र है जो पूरे भारत को कमा करके देने के लिए बाध्य है, बाकी की कोई ठेकेदार नहीं है। नहीं, सबको मालूम है कि मुझे केले का पौधा बनाना है, मुझे ड्रिप बनाना है, मुझे खाद बनाना है, मुझे मोटरसाइकिल बनाना है, मुझे पेट्रोल डीजल पंप डालना है, मुझे ट्रैक्टर बेचना है। XYZ किसान एक ही कमाऊ पुत्र है। अच्छे कपड़े बनाना है तो सब कहाँ से वसूली होगी? भारत में 70 से 75% आबादी जो है वो किसान परिवार है, किसानों पे ही चलता है। तो सभी को यही मालूम है कि हम किसानों के ही जेब से ले सकते हैं, कमाऊ पुत्र का ठेका एक ही ने ले रखा है। किसान हुआ तो किसान पे ही निकालेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे हाँ। तो किसानों पे ही लड़ेंगे। हाँ। उनकी बंद कर दो, उनकी थोड़े से सब्सिडी बंद कर दो। इसका ये मतलब होता है कि हम जानबूझकर उन पर आश्रित क्यों हो रहे हैं। इसका क्या मतलब हो रहा है? हम जानबूझकर उन लोगों पर आश्रित होना रुकें, बंद हो जाएं। अभी उदाहरण के लिए मैं दूसरे की बात नहीं करूंगा, मेरी बात करता हूं कि रेवा मेरी कंपनी है और मैं आपके गांव में आता हूं कि रेवा का पौधा ले लो, ठीक है। आपको जिसको चाहिए केले का पौधा लेना वो लेने वाला है, बाकी को मैं लालीपाप दूंगा, अच्छा झांकी मंडप बताऊंगा और पौधा बेचूंगा। तो इस सिस्टम का क्या मतलब है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे बेचना है। भाई मैं इधर से सोच रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने पौधे बेचने का एक प्लान बनाया। तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे कैसे बिके? तो भारत में सबसे पहला प्लान आया 5x5।
लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 5, 1 एकड़ में 1750 पौधे लगेंगे। शुरुआती प्लान टिश्यू कल्चर का कहीं कहीं 5 बाय 4 भी लग रहा था। गठान वाले आज भी जलगांव जामोद में 4 बाय 4.5 लगाते हैं, 5 पर भी नहीं आए हैं, वो कंद लगाते हैं जो हमारे यहाँ तो कल 5 बाय 5 से आज 12 किलो का बंच आता है ना? 5 बाय 5 पे तो आए नहीं, 4 बाय 5, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि टिश्यू 5 बाय 5 लग रहा है तो हमने तो और 4 पे ही रहना चाहिए। वो अभी भी जलगांव जामोद वाले बाहर नहीं निकले हैं, कई मैंने मीटिंग ली है, अभी शुरुआत होगी अब वहाँ पर। तो ये गड़बड़िया क्या है कि मुझे पौधा बेचना है, तो मेरा तो प्रोटोकॉल बन गया है कि मैंने 100 पौधे बनाए हैं तो मैं 110 तक की बुकिंग लेकर के आऊँ तो मैं फ्री हो जाऊँ, मेरी कंपनी अच्छी चलेगी। मैंने डीएपी बनाया है तो 100 बोरी बनाई है तो 110 की बुकिंग आ जाना चाहिए। मैंने यूरिया बनाया है तो सारा बिक जाना चाहिए। मैंने ह्यूमिक एसिड बनाया है तो बिकना चाहिए, जो बना लिया वो बिकना चाहिए। कैसे बिकेगा, क्या करेगा, वो मार्केटिंग मैनेजर है, उसके ऊपर बंदूक है। भैया तेरी 30,000 की तनख्वाह है ना, तेरी 20,000 की तनख्वाह है ना, प्लान बना। पोटास के रेट 3 जगह 4 जगह 4 दुकानों में पूछेंगे तो 4 दुकानों पे अलग अलग से रेट बोलते हैं। हाँ, तो उसमें क्या फर्क होगा? 4 दुकानों पे 100 रुपए तक के फर्क एक थैली में। ऐसा क्यों? 100 रुपए तक के फर्क एक थैली में। मैं उसी बुरहानपुर में क्यों को बता रहा हूँ मैं। वो बुरहानपुर में लेंगे तो वो 850 की मिल रही है, और शाहपुर में लेंगे तो 800 की मिल रही है। भावसा में कभी लिया तो वो और भी कम मिल रही है। ऐसा क्यों? वो तो वहाँ ट्रांसपोर्ट का खर्चा है ना भावसा में। तो ये हमें जिनसे ले रहे हैं उनसे बात करनी पड़ेगी कि भैया ये ऐसा क्यों है भाई। सब डुप्लीकेट है। अपन काश्तकार इतनी परिपूर्ण नहीं है ना कि उसकी एक थैली की अपन जांच करके अपने खेत में डाल सकते हैं। हाँ, हर बार तो कोई जांच आप लाई और दूसरे दिन 8 दिन के बाद और लाएंगे 10 बार दे, और तो उसकी जांच करके तो कोई डालेंगे नहीं अपन खेत में। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। मैं इसी पॉइंट को पहले आगे बढ़ा लेता हूँ तो भैया ये को बहुत थोड़ा महत्व का point फाइनल फोकस समझ में आएगा। क्या पोटाश डालने से केला पकेगा? नहीं, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे नहीं, मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये। क्या पोटाश डालने से केला पकेगा? नहीं, वैसा भी नहीं। क्या हुआ है कि मुझे केला बेचना है तो मैंने केले की ब्रांडिंग इतनी कर दी कि आपकी मजबूरी केले का पौधा लगाना। मुझे पोटाश बेचना है तो पोटाश की ब्रांडिंग, उसका ओरा मंडल इतना बना दिया है कि किसानों में छप गया है, बिना पोटाश से मेरा केला नहीं पकेगा। अभी आपके माइंड में झगड़ा दूसरा है, मैं उस झगड़े को खत्म करना चाहता हूँ कि एक जगह 800 की बोरी है, एक जगह 850 की और एक जगह 900 की। अरे 800-900 क्या उसकी जरूरत है? उसके घर पे रखे ना वो 850 की बोरी। आपको क्या जरूरत है? पहले तो हमें ये क्वेश्चन हल करना पड़ेगा कि क्या मैं डीएपी लेके आ रहा हूं तो मेरे खेत को आवश्यकता है? क्या मैं रेवा का पौधा खरीद के ला रहा हूं तो मुझे रेवा का पौधा चाहिए कि मैं कंद से पका सकता हूं? प्रश्न आप ही के पास है, उसको कुरेद करके ढूंढना पड़ेगा। किसान की समस्या है। ये आपने अच्छा याद दिलाया। मैंने 2006-7 में एक दैनिक भास्कर में लहरी करके कार्टूनिस्ट है, उन्होंने एक कार्टून बनाया था, वो मैंने दैनिक भास्कर में पढ़ा। उनका एक स्लोगन है, किसान की समस्या का हल है। इसका मतलब किसान परेशान तो है, उसकी समस्या भी है और उसका हल है। ये लाइन क्या दर्शाती है? किसान की समस्या का हल है, मतलब किसान परेशान है, ढूंढना पड़ेगा, हल तो है। दूसरी लाइन नीचे लिखी थी, क्या हल ही किसान की समस्या है? सब वही है। ये लाइन बड़ी गौर करने वाली है। जैसे भैया की समस्या है कि एक दुकानदार 800 में दे रहा है, एक दुकानदार 850 में दे रहा है, एक दुकानदार 900 में दे रहा है। तो भैया की समस्या तो है, उसका हल ये है कि एक हम एग्रीकल्चर अधिकारी को नोटिस लिखेंगे, वो आएगा, सबका रेट एक कर देगा। किसान की समस्या है, उसका हल है। क्या हल है? कि एक एग्रीकल्चर अधिकारी को नोटिस दिया, ये 3 दुकानों पर अलग अलग रेट है, वो छापामारी करेगा और तीनों का रेट या तो 900 कर देगा या 850 कर देगा या 800 कर देगा, जो एक लाइन बनेगी। कहीं नहीं छापा मारने। हाँ, वाला तो गया इसके उसको नीचे से दिए क्या 2-3 लाख के, वो आधे दुकान के बाहर तो दूसरी लाइन आपको समझना पड़ेगी। वो 2 लाख के नीचे से वो क्या बोलता है, हाँ सही है रे, तुमको क्या मालूम है, निकल जाता है उसका रास्ता। फसल आ जाती जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती। जांच रिपोर्ट नहीं आती।
कोई केस बहुत से केस ऐसे हैं लोगों के कि वो कोर्ट चुका में है। गिरने से वो वही के वही खत्म हो गए, लेकिन कोर्ट भी नहीं चला। तो मैं वापस दूसरी लाइन पे आता हूँ। क्या हल ही किसान की समस्या है, इसको हमें कुरेदना पड़ेगा। मतलब हम जिन तौर तरीकों से खेती कर रहे हैं, जो हमें परोसा गया है, जिन एग्रोनॉमिस्टों ने गाइडलाइन दी है, जो आज तक खेती का रूट में बना हुआ है भारत में, ऐसा तो नहीं है कि ये तौर तरीके गड़बड़ है। सब ने अच्छा करने की ठानी है। पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, काहे के लिए आया कि पंजाब में चावल गेहूं कम पक रहा है। हरित क्रांति से ट्रैक्टर, उपकरण, यूरिया, डीएपी, पोटास पूरे भारत में सबसे पहले वहां चालू हुआ, उसका नाम रखा गया ग्रीन रेवोल्यूशन। कीटनाशक, पेस्टिसाइड, सारे ट्रायल जो बड़े होते हैं पंजाब में होते हैं। उसका एक ओरा बन गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया भारत में, अब भारत सबल सक्षम हो गया। विडंबना क्या है, पंजाब में ही बीकानेर से भटिंडा तक एक ट्रेन चलती जिसका नाम है कैंसर ट्रेन। ये भी हकीकत है। उस ग्रीन रेवोल्यूशन का दूसरा पहलू ये है, इधर बहुत अच्छा दिख रहा है कि खाद ज्यादा बिका, ट्रैक्टर ज्यादा बिके, उपकरण सबसे बड़े पंजाब में है। ये हरित क्रांति है ना। दवाइयां बहुत बिकी, अभी पका कितना और उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है ये पता नहीं है। दूसरा सिक्के का पहलू ये है कि सबसे बड़ी कैंसर ट्रेन बीकानेर से भटिंडा तक पंजाब में ही चल रही है। तो जो हल है वही किसान की समस्या है। तो प्रकृति ये कहती है, जहां तक मैंने समझा है, मुझे छेड़ना बंद करो, छोड़ दो मुझे। दृष्टि केवल बदलने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम जो फसल लगा रहे हैं, अभी मैं पॉइंट पे आता हूं। सबसे पहले हम जो फसल लगा रहे हैं, जैसा हम केला लगाया है, तो केले के लिए एग्रोनॉमिस्ट क्या बोलता है, पौधे बेचने वाला क्या बोलता है, जिस दुकानदार से मैंने पौधा खरीदा वो क्या बोलता है, उसको छोड़ दे। हम हमारी दृष्टि चालू करें कि केले का पेड़ कितना बड़ा होता है, उसका पत्ता कितना बड़ा होता है, वो जंगलों में कितनी जगह रोकता है, उसको धूप कितने बड़े को लगती है। केले का ऊपर का पत्ता अगर आप देखोगे अभी खेत में जाकर के, 2 मीटर से छोटा पत्ता नहीं आता है। केले का जो फाइनल पत्ते आते हैं, जो व्यापारी देखते हैं कि ये 7 पत्ते कम से कम रहना चाहिए, उन पत्तों का साइज 2-2 मीटर का है। इसका मतलब 3.25 फीट का 1 मीटर, तो कम से कम 6.5 फीट उसको धूप लगने को जगह चाहिए। पौधे की आवश्यकता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, जड़ों के पास पानी और भोजन, उसको जिस फॉर्मेट में चाहिए, ये आवश्यकता है पौधे की। तो इसमें एक प्रकाश आता है, जो सूर्य की रोशनी उसके पत्तों पर गिरेगी, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। रात भर पौधा नीचे से जड़ों से भोजन अपटेक करता है और दिन में फोटोसिंथेसिस के जरिए उस भोजन को पाचन क्रिया में कन्वर्ट करता है, पचाता है और अपने पूरे बॉडी में रोम रोम में फैलाता है। ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में सूर्य की रोशनी अति आवश्यक है, पत्ते पर हर हिस्से पर पहुंचना। केला पत्तों का आवरण है। केले के तने को देखेंगे तो एक पत्ते से दूसरा पत्ता चिपका हुआ है, उसमें तना नहीं आता है। अगर पत्तों को छील दोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, गायब हो जाएगा। उसका छोटा आकार है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी के पत्तों को छील दिया तो क्या दिखेगा अंदर, खाली। केले के पौधे के भी पत्तों को छील दो, कुछ नहीं दिखेगा, ये बड़ी पत्ता गोभी है। पत्ते ही हैं, उस पत्तों के अंदर पानी ही भरा हुआ है, मतलब पत्तों में कोई एरर नहीं होना चाहिए, वो जॉइंट और कसे हुए रहना चाहिए, तो ये खड़ा रहेगा। और पत्ते जो निकलते हैं वो सराउंड में निकलते हैं, ऐसे कि एक पत्ता निकला तो दूसरा निकलेगा तिरछा, क्योंकि इसके नीचे नहीं निकलेगा, नहीं तो इसको छांव लगेगी, वो नेचर है, वो तिरछा निकलेगा। सराउंड में निकलते हैं। तो पहली बात कहां से चालू होगी कि जो हम पेड़ लगा रहे हैं केला, उसको कितनी धूप चाहिए, कितने कैंडल रोशनी चाहिए, तो उस तरह का हम ग्राफ बनाएं। तो ग्राफ कैसा बनाए, सराउंड, पास पास या दूर दूर ऐसा नहीं, चौतरफा एक जैसा सराउंड, ताकि उसके पत्ते बराबर निकले। तो सबसे बेस्ट केले का ग्राफ होता है 5x9, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9, और होना चाहिए जिगजैग। जैसे ये लाइन और ये लाइन 5, ये पौधे से पौधा 9 किया तो इसके यहाँ सामने नहीं आएगा, ऐसा जिगजैग आएगा। आया समझ में?
लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9, तो नपाम 45 स्क्वायर फीट का ओरा बनता है। सराउंड ग्राफ बनता है एक पौधे के लिए 45 स्क्वायर फीट का। इसमें आपके 1 एकड़ में पौधे लगेंगे 968। मैंने 4 साल पहले किसानों को सिखाना चालू किया जब 5x4 लगता था और 5x5 लगता था। तो जब मैंने किसानों को बोलना चालू किया 5x7, पहले सुने, रुके और मेरे पास आए। हकीकत है 5x9 होना चाहिए। ठीक है, जो आपके यहाँ करपा आ रहा है, सिगाटोका आ रहा है, चरखा आ रहा है, इसका मेन कारण है पत्तों पर प्रॉपर धूप न होना, फोटोसिंथेसिस न होना। जो पत्ता छांव में आ गया ऐसा, उसके ऊपर ठंडी का भी असर होगा, गर्मी का भी असर होगा, वो करपे में कन्वर्ट हो जाएगा। जो पत्ता धूप में है वो हार्डनिंग हो जाएगा, कड़क होगा, वो उसका पत्ते का मोटाई चेंज हो जाएगा, तो उस पर ठंडी गर्मी का असर कम होगा, क्योंकि वो खुद सस्टेनेबल होगा, खुद ही वायुमंडल से। प्रकृति सेल्फ है। केवल एक ही प्राणी ऐसा है, मनुष्य, जिसको ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी किसी को कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं, सब सेल्फ है। मनुष्य के अलावा सभी सेल्फ है ना। तो एक तो ग्राफ, सबसे पहले जितनी जल्दी आप लोग गठान लगाओ या टिश्यू लगाओ, 5x9 पे शिफ्ट हो जाओ। अब इसके फायदे आपके मन में चल रहा है, नुकसान वो भी गिना देता हूँ और फायदे भी बतला देता हूँ। शुरुआत आपकी जितनी समस्याएं हैं, खर्च कम करना है, करपा चरका नहीं आना है, और अच्छा व्यापारी हमारे बुरहानपुर में आकर के ज़्यादा रेट में खरीद के ले जाए, यही तो हमारी ज़रूरत है। खर्च कम, बीमारियां कम और व्यापारी अच्छा, इसके अलावा और कोई ज़रूरत है? जो आपके जो क्वेश्चन है इनका निचोड़ यही निकलता है। तो अगर हम अभी विजिट भी करेंगे, 70-30 फार्मिंग के फार्मूलों को टच करेंगे और 5x9 पर केला लगाएंगे, तो हम कुछ चीज़ों को पकड़ सकते हैं। सबसे पहला, आपका माल कटेगा उस दिन भी आपके पौधे में 11 पत्ते बचेंगे। व्यापारी को 37 चाहिए। हमारा जो माल कट रहा है अभी 8 दिन हो गए हैं, उनके पत्ते 11 से 12 बचे हैं अभी। तो ये फायदा होगा, क्योंकि ग्राफ चौड़ा होगा तो पत्ता धूप लेगा तो वो बेवजह नहीं जाएगा, वो अपनी प्रक्रिया चालू रखेगा। ये साइंस है। एग्रोनॉमिस्टों ने आपके तक इसलिए नहीं भेजा कि उनको तनख्वाह देती है वो कंपनी जो पौधे बिकवा रही है, आप तनख्वाह नहीं देते हो, तो आपके काम की चीजें नहीं आएगी कभी नीचे। जो कंपनी तनख्वाह देती है उसके काम की चीजें एग्रोनॉमिस्ट नीचे डिलीवर करते हैं। किताबी ज्ञान गलत नहीं है, एग्रोनॉमिस्ट गलत नहीं है, लेकिन प्रकृति और किसान की जरूरत क्या है उन तक वो अभी नहीं पहुंचेंगे। एक छोटा उदाहरण देता हूं। उत्तर भारत और राजस्थान से काफी फोन आता है कि हमें केला करना है। यूपी, बिहार और आपका दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान का वो वाला हिस्सा जो पंजाब से टच है ऊपर, ये सारे एरिया बहुत ज़्यादा ठंडी के। किताबी ज्ञान से अगर हम जाएंगे, मैंने अगर पीएचडी की होती तो शायद आपके सामने प्रवचन नहीं देता मैं, क्योंकि मैं अंदर के अंदर सिकुड़ जाता। मुझे लगता मैं गलत कर रहा हूँ। मैंने पीएचडी नहीं करी एग्रीकल्चर में, इसलिए मैं इतना बोल रहा हूँ, और मैं केवल हकीकत बता रहा हूँ। किताबी ज्ञान में केले को 25 से 32 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, ये आइडियल है उसके लिए। 32 से ऊपर जाएगा तो केला थोड़ा रुकना चालू होगा, 40 के ऊपर जाएगा तो रुक जाएगा, कुछ खाएगा पिएगा नहीं, डोरमेंसी में चले जाएगा। अभी इधर रिवर्स कहें तो 25 से अंदर जाएगा, 18-15 तक तो रुकेगा, रुकना चालू होगा, 15 पे रुक जाएगा। 15 से अंदर गया तो रुक जाएगा, डोरमेंसी में आ जाएगा। 10 के अंदर गया तो फिर बीमार होना चालू हो जाएगा। ये केले की तासीर है। और केले का आइडियल टेम्परेचर केवल है दक्षिण भारत में, केरला और उसके आसपास आइडियल टेम्परेचर जो केले को चाहिए। इसीलिए दक्षिण भारत में अनेक प्रजातियां पाई जाती है केले की, और बहुत ज्यादा केले की खेती होती है। जैसे हमारे यहाँ पान गुटखा की जो दुकानें होती है ना, ऐसे वहाँ भी होती है। तो वहाँ पान गुटखा की दुकान पे केले का बंच टंगा हुआ रहता है, कोई भी 2 रुपए देगा, एक केला तोड़ लेगा, खा लेगा। इस तरह का वहाँ पर माहौल है दक्षिण भारत में, क्योंकि वहाँ पर आइडियल टेम्परेचर है और वहाँ केला पकता है। किताबी ज्ञान से गए तो बड़वानी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी,
छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब कोई जगह ही नहीं है जहाँ केला पक जाए, फिर भी केला पक रहा है। हकीकत है ना, यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा पौधे लगते हैं, यूपी बिहार मिल करके। यूपी पूरा उधर बर्फीली क्षेत्रों के पास में। उत्तराखंड में केले की खेती हो रही है और 35 से 40 किलो का बंच लेते हैं। वहाँ के जितने एग्रोनॉमिस्ट हैं उनको अगर आप पूछो मैं केला लगाना चाहूंगा तो वो बोलेगा मत लगा भाई, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है। हकीकत में लग रहा है वही केला अगर मैं बड़वानी में लगाता हूं तो यहाँ 25 किलो का पकेगा, और वही डीएनए वही पौधा मैंने यूपी में या उत्तराखंड में भेजा है तो वहाँ 40 किलो का पकेगा। जो एग्रोनॉमिस्ट बोलते हैं कि यहाँ पर पकेगा नहीं, उसकी बजाय वो ज्यादा उत्पादन दे रहा है, ये कैसा द्वंद है, ये तो गड़बड़ है, मतलब ऐसा क्रॉस कनेक्शन है। लेकिन हकीकत है फिजिकल में यही हो रहा है। दिल्ली के पास एक खेड़ा गांव है संदीप मान, जिनको मैंने 10,000 पौधे दिए थे, अभी शायद तीसरा साल चल रहा होगा, ये 4 कटिंग ले चुके हैं और हर बार 35 से 40 किलो का उत्पादन लेते हैं। दिल्ली आजादपुर मंडी उनसे 12 किलोमीटर पर है। अभी 8 दिन का दिल्ली का टेम्परेचर क्या था, माइनस था रात का, उसके बाद भी केला खड़ा है और 35 से 40 किलो का बंच दे रहा है। अभी ये नेचर है, किताबी ज्ञान से नहीं देगा। तो हमें किताबी विज्ञान को एक थोड़ा सा बंडल बनाकर साइड में रखना पड़ेगा, और जो हमारे खेतों में हो रहा है उसको फिजिकल आइडेंटिफाई करके हमें रन होना पड़ेगा। मैं तथ्यों पर बात कर रहा हूं, जो प्रूफ है उस पर आंकड़े मेरे पास, जो मैंने किया है वो है। किताबी ज्ञान में क्या है वो नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं किसान पाठशाला को सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर एजुकेशन। जितने मित्र बीएससी एजी करके निकलते हैं, एक भी खेती में काम नहीं करता है, क्योंकि कर ही नहीं पाता, वो मैच ही नहीं होता। जिन किसानों के बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर करके आए हैं उनसे 1 एकड़ में गेहूं नहीं पकता है, क्योंकि वो किताबी ज्ञान को अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने पर फिजिकल में फेल हो जाते हैं। फिर उनको क्या गड़बड़ी होती है कि अब हमें ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बाहर घूमना पड़ेगा। तो वो कहाँ जाते हैं, उस डिग्री के बेस पर किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं और वो उनको 15,000, 20,000, 30,000 की नौकरी पर लगते हैं और अपने प्रोडक्ट बिकवाते हैं। और किसान को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति ने बीएससी एग्रीकल्चर किया है, मतलब इसको सब ज्ञान है। भाई जो किसान है, अगर मैं आपके यहाँ किसी लड़के को भेजूं, भूपेंद्र भाई को मैंने भेजा कि भैया ये प्लॉट देख करके आओ, क्या दिक्कत है, तो अगर भूपेंद्र भाई को आपने पूछा कि भैया एग्रीकल्चर किया है और भूपेंद्र भाई ने मना कर दिया, मतलब आप उसको सही से नहीं सुनोगे, आपका मन खट्टा हो जाएगा, यार ये एग्रीकल्चर किया नहीं, मेरे को क्या सिखाएगा। हकीकत ये है कि ये एग्रीकल्चर कर लेगा तो सिखा नहीं पाएगा, होता है। अभी हकीकत है, अभी भी यही होता है। हम लोग जब फील्ड पे जाते हैं तो सबसे पहले फील्ड देखकर कि कब से लगा रहे हैं सारी चर्चा हो जाती है। फिर बात होती है तो सबसे पहला उनका क्वेश्चन आता है, आपने एजुकेशन क्या कर रखा है। तो हम साइलेंट हो जाते हैं उस मोड में। पर आपको अगर गाइडलाइन लेना और परफेक्ट बनाना है तो हम तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास किताबी ज्ञान नहीं है, हमारे पास फिजिकल ज्ञान है। आज जो हमने प्रैक्टिकली करा है इतने सालों से, हम लोग 2013 से साथ में हैं और कंटिन्यू जो बताया उसी को फॉलो किया। और फॉलो करने के बाद ये वाकई में पता लगा कि नेचर के साथ अगर जुड़ गए तो नेचर में बहुत सारा भंडार भरा हुआ है। सोना, तांबा, कापर, जिंक, बोरान, आयरन, XYZ जितनी भी धातुएं कहाँ पर है, कहाँ पे ये सारी धातुएं, जमीन के अंदर। तो हमें खोद के अलग से उस पौधे को खिलाने की जरूरत थोड़ी है। नेचर को ऐसा बना दो कि वो खुद ही उसको उठा कर दे दे। जमीन में ऐसे कई सारे मित्र हैं जो वो सारा सब कुछ काम करते हैं और हमने करके देख लिया, पॉसिबल है। आज जहाँ पर जिस फील्ड में भैया बता रहे कि थोड़ी देर में ही पहुंचने वाले हैं, वहां पर देखेंगे मतलब एकदम नेचुरली तरीके से वो चल रहा है और बहुत अच्छा खासा वजन भी दे रहा है, अच्छा उत्पादन निकाला है। सर एक बात ये है, इसका मैं आपको एक उदाहरण दूं, अपने समृद्धि इंटरप्राइजेज धर्मपुरी, नेपाल गया क्या, आज केले की स्थिति ये है कि 6 से 7 रुपए किलो बिक रहा है, मतलब खरीद के ले जा रहे लोग, और उनका केला आज 871 रुपए क्विंटल में 1 रुपए ज्यादा बिक रहा है, 1.5 रुपए ज्यादा बिक रहा है, ज्यादा मिल रहा है। तो उसका सबसे मेन पॉइंट यही है कि वो किसान पाठशाला से जुड़े और उन्होंने किसान पाठशाला से पूरी उन्होंने गाइडलाइन ली। तो उनके केले में मैं खुद भी वहाँ पर
देख के आया तो अच्छा। उनके केले में एक अलग चमक है थोड़ी सी। हाँ। ये भैया जिस गांव से हैं, इनके पास में 1 किलोमीटर उधर पे अपना रेवा G9 लगा हुआ है। उन्होंने 6x5 पे लगाया, और एक और प्लॉट है जहां पर 5x5 पर लगा हुआ है। दोनों प्लॉट एक्सीलेंट है ना। यहाँ से करीब 40 से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, जा सकते हैं जिन्हें अगर देखना हो तो ये जिसकी बात कर रहे हैं वो फर्स्ट अभी पिछले साल लगा था, लास्ट ईयर। अभी करीब मान के चले 50% वो कट चुका है, और नेक्स्ट जो गाड़ियां बनेंगी एक साथ करीब 5-5, 6-6 गाड़ियां बन के वो कंप्लीट हो जाएगा। बलराम भैया, बात ये है कि वो व्यापारी ने ये बोला कि भाई तुम ये माल और किसी को मत देना, पूरा माल मैं काट के ले जाऊंगा। और मैं और बता रहा था कि जो 5x5 पे लगा हुआ है वो भी एक्सीलेंट है, पर वहां पे DAP, इफको, पोटाश, यूरिया, XYZ ये सारी चीजें नहीं डली है। मतलब अगर हम कॉस्टिंग की बात करें, उन्होंने सारी कॉस्टिंग निकाली है कि एक्स्ट्रा बजट अगर निकाला तो पर प्लांट का मुश्किल से 8 रुपए से 10 रुपए का खर्च, इससे ज्यादा बड़ा कुछ गया ही नहीं है। मतलब ये मैंने ज्यादा बता दिया, उन्होंने एक एक्सीलेंट हाँ पर पौधे का एक आंकड़ा निकाला उन्होंने। मैंने यार क्या खर्च कर दिया ऐसा, यार DAP तो डाला नहीं, तो फिर क्या खर्च करा? कोई खर्च नहीं, क्योंकि लेबर लगती नहीं है, चारा वगैरह नींदई खुदई कुछ लगता नहीं है, ड्रिप में फर्टिगेशन चल रहा है। सबसे बड़ा डर उनको भर गया था कोरोना का, कि अभी कोरोना चल रहा है, अभी खर्च करूंगा तो क्या मालूम फसल आएगी या नहीं आई। पर इस बार जब उनके यहाँ पे कटिंग हुआ तो वही 30 किलो अबाउ जा रहा है सेकेंड क्रॉप। तो उसमें मदर कल्चर को समझ लिया कि जितना अच्छा बच्चे को उसकी माँ अवेयरनेस तरीके से रख सकती है, उसको कोई सिखाने वाला नहीं है उस माँ को अलग से, पर वो उस बच्चे को बहुत अच्छे से संभाल सकती है। हम अलग से खूब दूध पिलाएंगे वो काम का नहीं है, उस माँ का दूध उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। तो भैया ने उसी मंत्र को समझा, सीखा और सिखाया, जिसका वहां पर बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मिला है। और अभी तो सारे किसान करीब हमसे जुड़ के 5x7 पर आ गए हैं, पर अभी 5x9 की तैयारियां पूरी चल रही है। अपडेट है तो ये और अपडेट है। मतलब आज जैसे हमारे बीच में उदाहरण है, इन्होंने पौधा जो भी लगाया पर अपडेट पर थोड़ा सा भी आए तो उनके यहाँ पे फंगस नहीं है, जिगाटोका है नहीं, बीमारियां है नहीं, तो समझना है, नेचर के साथ जुड़ना है। मतलब भैया पहली बार करने वाला अगर सीधे 5x9 पे जा सकते हैं क्या? ये पहले 5x7 ही करके 9 से स्टार्ट है ना, 9 से पहली करना बार ही है। आज जो केला लगा रहा है उसने 5-9 से ही चलना चाहिए। हाँ, उसी से चलना चाहिए। उसके फायदे और डिटेल में बतला रहा था। 70-30 फार्मिंग सूत्र का मैं एक निचोड़ बतलाता हूँ, तो आप लोगों की देखने की दृष्टि चेंज होगी, एग्रीकल्चर करने का तरीका बदलेगा। और ये तरीका केवल केले में काम में आएगा ऐसा नहीं है, ये तरीका हर उस फसल में काम में आएगा जिसकी आप खेती करते हो, कोई सी भी खेती हो। थंब रूल पे मैं बात कर रहा हूँ। हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है? एक, सबसे पहले पानी प्रबंधन, दूसरा पौधे को भोजन देना है तो वो अच्छा उत्पादन देगा, तीसरा हमारे पास ज़रूरत रहती है स्प्रे शेड्यूल की। 3 चीज़ों के अलावा किसी की ज़रूरत है हमें लगभग खेती करने के लिए? पानी, भोजन और दवाई स्प्रे। इन 3 चीज़ों से हमारा कोई भी फसल तैयार होता है। अब इन तीनों के लिए कुछ थंब रूल है। थंब रूल क्या है? मैं नेचर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। क्या थंब रूल है? तो आपका देखने की दृष्टि, जो अभी तक मार्केट ने चश्मा पहना रखा है उसे हम रखें साइड में, और वाकई में नेचर क्या है बिना चश्मे की खुली आंखों से देखने की कोशिश करें। पूरी सृष्टि में 2 ही तरह के प्राणी हैं जो मैंने अनुभव किया है, शायद मैं बतलाऊंगा तो आप लोगों को भी पता चलेगा। एक तो है चल और एक है अचल। एक प्राणी वो है जो एक जगह से दूसरी जगह चल फिर कर सकता है। आप, मैं, कुत्ता, बिल्ली, नेवला, केचवा, बैक्टीरिया, फंगाई, दीमक, सभी तरह के ऐसे प्राणी जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वो चल की गिनती में आते हैं। और सभी तरह के ऐसे प्राणी जो स्थिर है, जो चल नहीं सकते। ये जितने पेड़ पौधे हैं ये स्थिर है। ये भी प्राणी है, ये भाई मेरी बातें सुन रहा है, बोल नहीं सकता है। अगर मैं ध्यान से इसके साथ समय बिताऊं तो ये व्यक्त कर देगा, बोल नहीं पाएगा। आप महसूस करोगे तो आपको ये बतलाएंगे, इनकी भाषा अलग है, ये आप समझ पाओगे। अब मैं फिजिकल समझाता हूँ। मैं श्वास लेता हूँ ऑक्सीजन, पेड़ पौधे श्वास लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये पता है सबको।
मैं पानी पीता हूँ, पौधों को भी पानी देना पड़ता है। मैं भोजन करता हूँ, पौधों को भी भोजन चाहिए। सिमिलर है ना। अभी नेचर ने क्या कॉम्बिनेशन किया है, जितने स्थिर प्राणी है, मैं अगर बात करूं एक पेड़ की उदाहरण के लिए कि गेहूं का दाना मैंने खेत में बोया, उसे 4 महीने की प्रक्रिया में पानी दिया, उसको जो भोजन लग रहा था, मुझे जो जानकारी थी वो दिया, वो बड़ा हुआ, उसकी बालियां आई, अब उसकी उम्र हो गई, वो बालियों में दाने बन गए, कंप्लीट हो गया। अब उस गेहूं के दाने की बाली को काटने नहीं जा पाया मैं, तो होगा क्या, गिर जाएगा। वो एक समय आएगा, पकेगी, फूटेगा और वो गेहूं का दाना नीचे गिर जाएगा। उस पौधे के लिए वो गेहूं का दाना, उस गेहूं के लिए उसका दाना क्या काम का है, उसका वेस्टेड है, कुछ काम का नहीं है। इसने साल भर में जो भोजन अर्जित किया और अपनी विष्ठा निकाली, क्या है वो, गेहूं। अभी मैंने दिन भर भोजन किया, गाय को चारा दिन भर खिलाया, उसने अपना गोबर किया, गाय ने अपनी विष्ठा निकाली, वो उस पौधे का भोजन है, और जो गेहूं ने अपना दाना निकाला वो मेरा भोजन है। ये एक प्रकृति की कॉम्बिनेशन रचना है। मैं ऑक्सीजन लेता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता हूं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। पूरा लिंकिंग है एक दूसरे से, एकदम जॉइंट है। इसे अगर हम समझ गए कि चलने फिरने वाले प्राणी की विष्ठा पौधे का भोजन है, और जो स्थिर प्राणी है उनकी विष्ठा मेरा भोजन है। आम, जाम, नींबू, केला, सीताफल, मूंगफली, XYZ, गेहूं, चना, दलहन, तिलहन, ये सब क्या है, स्थिर प्राणी की विष्ठा है। ध्यान से सूक्ष्म देखने जाएंगे तो यही पौधे का भोजन है। अब पौधे का भोजन क्या हुआ, चलने फिरने वाले प्राणी की विष्ठा। तो विष्ठा में क्या आता है, कार्बन और बैक्टीरिया, और कुछ है इसके अलावा। सूक्ष्म उसको देखेंगे तो कुछ कार्बन है और कुछ बैक्टीरिया है, ठीक है। हम पौधे को देते हैं 850 की पोटास या 900 की पोटास या 800 की पोटास, उदाहरण दे रहा हूं मैं, आपको नहीं टच कर रहा हूं। हम पौधे को देते हैं यूरिया, DAP, पोटास, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिंक, आयरन, बोरान, मोलिब्डेनम, कॉपर, क्लोरीन। कुछ समय पहले 15 न्यूट्रिशन हुआ करते थे किताबी ज्ञान में। जिन्होंने 2000 में पढ़ाई करी होगी BSc AG की, उनको न्यूट्रिशन वैल्यू मिली होगी 15 न्यूट्रिशन की। जिन्होंने बाद में पढ़ाई करी उनको वैल्यू मिली 16 न्यूट्रिशन आते हैं। अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको 18 न्यूट्रिशन आते हैं कि ये पौधा 18 न्यूट्रिशन लेता है। तो जो 2000 में पास आउट होकर के निकला वो 3 न्यूट्रिशन हमेशा कम देगा पौधे को। ऐसा है क्या? वो तो प्रकृति से मिल रही है। ये बहुत बड़ा एरर है वैज्ञानिकों के माइंड के ऊपर हमारी तरफ से। और आगे 10 साल में आपकी शोध आगे बढ़ेगी तो और 10 न्यूट्रिशन आएंगे, तो उस दिन बोलोगे कि आज 28 न्यूट्रिशन है पौधे का भोजन। तो ऐसा नहीं है। पौधे का न्यूट्रिशन क्या है ये न तो मुझे पता है न किसी वैज्ञानिक को पता है। एक जस्ट तुक्का लगाया है कि कम से कम ये होना चाहिए, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये कम से कम होना चाहिए। एक बंजर भूमि है, वहां पर NPK दो, 17 न्यूट्रिएंट्स सारे, और एक ब्लैक सॉइल है जो जीवंत भूमि है, वहां पर 17 न्यूट्रिशन दो या मत दो। नहीं दिया तो दोनों फसलें अच्छी होगी, मतलब अच्छी से मतलब जो बंजर में होगी वो जीवंत भूमि में होगी, और जहां न्यूट्रिशन दिया जीवंत भूमि में तो ये और 4 गुना ऊपर होगी। भारत में मिट्टी को बोला गया है सॉइल, SOIL, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ। इसका मतलब होता है अनंत जीवों की आत्मा। मृदा को भारत में बोला गया है कि ये अनंत जीवों की आत्मा है। इसलिए मैं बोलता हूं जीवंत मिट्टी होना चाहिए हमारे पास। अनंत जीवों की आत्मा मतलब हम जहां खेती करें वहां सभी तरह के माइक्रोबेस, बैक्टीरिया, कल्चर, प्राणी, जीव, जीवश्य, जीवनम की साइकिल होना चाहिए। मतलब वहां से आप वैल्यूएबल न्यूट्रिशन फूड ले सकते हो, वरना पौधा खड़ा रहेगा, फल देगा
और वो पकने कच्चा ही पकना चालू होगा या करपा आएगा या विकृति आएगी और सब गुड़ गोबर हो जाएगा। तो एक थंब रूल क्या है कि हम दृष्टि बदलें, पौधे का भोजन क्या है और हम क्या दे रहे हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि डीएपी यूरिया पोटास आज से बंद करना है। इसका केवल इतना मतलब है कि आप दृष्टि चेंज करो, पौधे को चाहिए क्या, एक चीज। तो हम पौधे तक कार्बन और न्यूट्रिशन कैसे अवेलेबल कराएं तो हमारा खर्च बचे। 70-30 खेती में यही फार्मूला दिया गया है कि कोई सा भी प्लांटेशन आप कर रहे हो, आप पपीता का लगा रहे हैं या केले का लगा रहे हैं या आप अदरक, मिर्च, टमाटर, मक्का कुछ भी लगा रहे हैं, तो हमें खेत के अंदर बाहर होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा और हर पौधे, हर क्यारी तक हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये कैसा चल रहा है। तो उसको अगर कुछ तकलीफ है, उसको कुछ दिक्कत है तो वहां पर काम करना पड़ेगा या वहां से तन निकालना पड़ेगा। तो एक हमें चाहिए खेत के अंदर बाहर जाने के लिए रास्ता। दूसरा, पौधा हमने लगाया है तो पौधे की जड़ों को फैलने के लिए उसका रास्ता चाहिए। हमारा 1 एकड़ का खेत है 43,560 स्क्वायर फीट, तो इसमें हमें हर नाली तक पहुंचना है ताकि वहां से जब फ्रूट आए तो हम कलेक्ट करके बाहर बिक्री के लिए ले जाएं। वो फ्रूट उस पौधे का कोई काम का नहीं, वो हमारे काम का, या हम खाएंगे या हम बेचेंगे। तो हर पौधे तक हम पहुंच पाए, इसके लिए रास्ता चाहिए। दूसरा, जो पौधा लगाया है उसकी जड़ें ज्यादा से ज्यादा मिट्टी में फैले और वो डिस्टर्ब ना हो और वो ढीली जगह में फैले, और उन जड़ों को जहां फैलना है वहां पर पीएसबी, केएसबी, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, मित्र बैक्टीरिया, शत्रु बैक्टीरिया, सब एक वो इकोसिस्टम डेवलप हुआ उसकी जड़ों के पास है। तो वो कंटिन्यू न्यूट्रिशन अपटेक करेगा और हमारे लिए फल तैयार करके देगा। तो जो भी खेत है, जो भी हम लाइनें बना रहे हैं, उसमें 70% जगह ऐसी रखना है जहां हम बायोमास आच्छादन कर सकें। कचरे की मल्चिंग, किसी भी पेड़ पौधे का सूखा या गीला अवशेष बायोमास आच्छादन, ठीक है, जिससे होगा क्या, डायरेक्ट सूर्य की रोशनी मिट्टी तक नहीं जाएगी। मिट्टी तक नहीं जाएगी तो वो एक हमने चद्दर सेट लगा दिया जिसके नीचे कोई भी बैठ सकता है, रह सकता है। कीट पतंग बैक्टीरिया को छांव चाहिए, वापसा कंडीशन वाला वातावरण चाहिए, मतलब हल्की सी नमी चाहिए। ये ऐसा एक आपको मकान बनाकर रखना है कीट पतंग बैक्टीरिया के लिए। अब जो हमने उदाहरण के लिए लाइन से लाइन 5 फीट रखी है, 5, 5, 5, 5, ठीक है। तो एक लाइन जो 5 फीट की है इसमें बायोमास आच्छादन करना है, दूसरी लाइन को छोड़ना है, तीसरी लाइन में बायोमास आच्छादन करना है, चौथी लाइन को छोड़ना है। अब जो लाइन छोड़ रखी है, अगर ड्रिप है हमारे पास तो उस लाइन में नाली करना है, छोटी सी नाली। ये जो 5 फीट है ये बराबर है, ये ना नाली करी है ना पाली करी है। ड्रिप है तो यहां से यहां 5 फीट के बीच में ठीक सेंटर में एक छोटी सी नाली करना है, ताकि हम ड्रिप से पानी देंगे तो ये बूंद बूंद जो पानी गिरेगा इस नाली के कारण इसका हवा बाहर निकल जाएगा, ये एयर कर्टन का काम करेगा। जिस मिट्टी में पानी की बूंद गई तो नीचे हवा थी, उसको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर वो बाहर नहीं निकला तो पानी ऊपर की सरफेस पे रहेगा और वापस पुश होगा और उस मिट्टी में कीचड़ कीचड़ दिखेगा। हमने पानी दिया तो वहां भेज दिखना चाहिए, वापसा कंडीशन रहना चाहिए, ढीली जगह और नम जगह, तो पौधे की जड़ें सरवाइव करेगी। अगर टाइट है और कीचड़ है तो पौधे की जड़ें नहीं सरवाइव करेगी, पौधा लंबी दूर तक अपनी जड़ को नहीं ले पाएगा, इसलिए नाली। अब जो एक नाली है उस नाली में न तो हमने ड्रिप रखा है, न हम वहां पर कोई खाद डाल रहे हैं, न हमें वहां पौधे की जड़ें चाहिए। वो जगह हमने हमारे लिए रखी है, किसान ने, कि खेत के अंदर बाहर हम चल फिर कर सकें और हर पौधे की निगरानी करें, ध्यान रखें, उसको जो चाहिए अवेलेबल कराएं। अब दूसरी जगह मैं आता हूं, जो लाइन से लाइन के बीच में हमने बायोमास आच्छादन किया है, पौधा हम आज लगा रहे हैं तो 4 दिन पहले बायोमास आच्छादन कर दो। इसके फायदे क्या होंगे? अभी यहां पर आपका सूत्र टच होगा आपको, किसान खर्चा आधा। हम केले की कोई भी खेती करते हैं तो लाइन से लाइन 5-5 रख रहे हैं, हर लाइन में नाली करते हैं तो ये बेड बन जाता है, ठीक है। या तो पहले बेड बनाते हैं उसके ऊपर लगाते हैं, या नाली में लगाते हैं और फिर उसका बेड बना देते हैं।
प्रक्रिया यही होती है, 5-5 फीट को अलग अलग सेपरेट कर दिया। प्रोसेस कौन सी सही? दोनों गड़बड़ है। हमें करना क्या है, एक फ्लैट रखना है, एक नाली करना है, फिर एक फ्लैट, फिर एक नाली। मैं उसी पर वो समझाता हूँ डीपली। हमने 5-5 फीट पर नाली कर दी है और एक छोटा सा बेड बनाया है जिसके ऊपर ड्रिप है। अब ये पौधा है और पौधे से ड्रिप सट कर रखी है। अब पौधा हो रहा है बड़ा और अपना मोटाई भी ले रहा है वो, तो आपकी ड्रिप जो पौधे के पास है वो धीमे धीमे खसक के वो खुद ही दूर करेगा ना, मोटा होगा तो ड्रिप आपकी खसक के दूर होगी। अब हमने 5 फीट पर बेड बना रखा है। बेड हम समझते हैं कि जितना टीले जैसा बना ले और उस पर ड्रिप रख दें वो बेड, ऐसा ही है। हम अभी तक यही बना रहे हैं। दूसरी पद्धति में जो कंद लगाते हैं वो क्या करते हैं, नाली बनाई, नाली में ड्रिप डाली और उसमें कंद लगाया। थोड़ा पौधा बड़ा होगा, फिर उसके बाद इस नाली को पहले बराबर करेंगे, तो उसका कंद ऑलरेडी 1 फीट नीचे था और लगाते समय 6 इंच उसके नीचे था, तो हमने बराबर करने में 1 फीट के लगभग तो मिट्टी भर दी। अब थोड़ा और बड़ा होगा तो पड़ोसी मुझे बोलेगा तूने मिट्टी लगाई कि नहीं लगाई, वरना पौधा गिरेगा, है ना। या तो पापा बोलेंगे कि क्यों रे माटी चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई, चढ़ाई नहीं माटी। तो फिर पहले तो जो गड्ढे में हमने कंद लगाया उसको बराबर किया, फिर मिट्टी लगाई। अभी ये गड्ढा था और यहाँ कंद था, तो ये आ गया यहाँ पर, फिर ये गड्ढे को बराबर किया, अब इसके ऊपर मिट्टी लगी। हमारा कंद कहाँ है, मिट्टी यहाँ पर है। अब हमारी ड्रिप उसके ऊपर है। फिर भी बेचारा सोचता है कि मैं आपको खाद पानी जो आप मेरी सेवा कर रहे हो चाकरी में कुछ ना कुछ फल दूंगा, तो वो थोड़ा बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो ड्रिप फिसल के नीचे आ जाएगी। बेट ऐसा है तो ड्रिप टिकेगी कैसे, एक तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि ड्रिप टिकेगी नहीं, नीचे आएगी, जैसे तने की मोटाई आएगी। तो गड्ढे में लगाना आज की तारीख से कसम खाकर जाना बंद कर देना, अच्छा उत्पादन लेना है। हमारी तरफ सरी बोलते हैं, सरी में तो बिल्कुल लगाना नहीं। सरी जो डाली उसके अंदर लगाया तो इसकी गुठली 1 फीट नीचे है मट्टी के, तो यहाँ पर कभी भी पानी सूखेगा नहीं। आप 20 दिन बाद पानी दोगे तो भी 1 फीट नीचे नमी मिलेगी। मतलब वहां पर कीचड़, फंगाई, निमेटोड, माइक्रोस बैक्टीरिया सब उसको गुठली को पनपने नहीं देंगे, भोजन लेने नहीं देंगे। तो जो हाई न्यूट्रिशन वाला फूड आपको मिलना था, एक तो वो नहीं मिलेगा, दूसरा कमजोर मिलेगा, तीसरा सिगाटोका और करपा जल्दी ग्रसित करेगा। ये मेन आपको समझना है। जिन क्षेत्रों में सिगाटोका और करपा और चरका आ रहा है, गठान के पास हवा और पानी दोनों बराबर हो, केले का थमरू ले, ताजा पानी, रोज का पानी और लगातार पानी, इसको हमने थोड़ा तोड़ मरोड़ दिया है, इसको एक ही लाइन में समेट दिया है। ज्यादा पानी ऐसा नहीं है, ज्यादा पानी वो लाइन हमने बना ली है। ताजा पानी मतलब आज जो पानी दिया उसने निकल जाने को चाहिए, कल फिर वापस पानी मुझे देना है। कल दिया उसने निकल जाना चाहिए, परसों मुझे वापस पानी देना है। तो सूत्र क्या है, ताजा पानी, रोज का पानी और लगातार पानी, पूरे जीवन काल में पानी लगेगा उसको। इसको हमने इकट्ठा करके ज्यादा पानी कर दिया है, मतलब उसकी गठान के पास कीचड़ है। अब वो कीचड़ आपकी जड़ों को खराब करेगा। फंगाई, निमेटोड, विल्ट, डंपिंग। बिहार किसी समय केले का हब हुआ करता था, आज की तारीख में बिहार में केला बंद हो गया, 0। 1% कहीं केला बचा है। पनामा विल्ट ने इतना बड़ा ग्रसन कर दिया है वहां पर। बिहार की 2-3 बड़ी समस्याएं हैं, बाढ़ आती है बहुत से क्षेत्रों में, और पानी देने की प्रक्रिया वहाँ 5x5 लगा करके पानी का भरण करते हैं, और बाढ़ आती है, साइड की नदियाँ हैं तो नीचे ऑलरेडी पानी है, पानी जाने की जगह ही नहीं है। तो कीचड़ में वहाँ की मिट्टियाँ इतनी गड़बड़ हो चुकी है कि वहाँ फंगाई आ गई है, डंपिंग आ गया है, पनामा विल्ट आ गई है। आज की तारीख में बिहार में केला लगना बंद हो गया है, 90% बंद हो गया। तो ये गड़बड़ी है, गठान के पास पानी ज्यादा होना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बेड ऊपर पौधा लगाते हैं, ये मैंने बताया नीचे, ये सबसे बड़ी गड़बड़ प्रक्रिया है। अब जिन्होंने ऐसा तीखा बेड बनाया और ऊपर पौधा लगाया, इसके ऊपर ड्रिप रखा है, तो पौधे का साइज बड़ा होगा, लेकिन हमारा बेड का साइज तो एक ही है ना। अब वो पौधा बड़ा हो रहा है तो ड्रिप फिसल के नीचे, जो पौधा अपनी रूट को डेवलप कर रहा है पूरे बेड पर दोनों तरफ,
उसके बेड के ऊपर पौधे के पास जब ड्रिप थी तो वो पानी इधर भी भेज कर रही थी, इधर भी, क्योंकि ड्रिप जहाँ पानी गिराती है वहाँ से दोनों तरफ पानी जाता है, ऐसा बराबर चपटा पानी नहीं जाता है। जहाँ बूंद गिरी वहाँ से ऐसा तिरछा पानी जाएगा। मतलब पहले आपने बेड बनाया, ड्रिप डाली तो आपको पूरा बेड गीला होता हुआ दिखेगा, लेकिन तने की मोटाई आना चालू हुई और ड्रिप फिसल के उस करवट के साइड में आई, फिर नीचे गिर गई। आप कितनी बार उठा करके आधी दूर पे रखोगे? संभव ही नहीं है। वो एक समय आएगा 5 महीने के बाद नाली में ड्रिप आ जाएगी और बेड आपका अलग से खड़ा है, तो नाली वाला पानी आधी दूर तक तो ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, दूसरी तरफ नहीं जाएगा। जो आपके पौधे की रूट का स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ है दोनों तरफ, वो दूसरी तरफ नहीं जाएगा। और जहां नाली है, अब सुंदरता देखना हम किसानों की, हम अभी तक केला लगा रहे हैं 5 बाय 5 पे ड्रिप, या अभी थोड़ा सा अपडेट हो गया है, मुझे सुनकर के बहुत से एग्रोनॉमिस्ट शर्मिंदा हो रहे हैं, तो वो अब 6 फीट बोलना चालू हुए किसानों को कि लाइन से लाइन 6 कर दो, लेकिन पौधे को 5 पेज रखते हैं। हो रहा है ना ऐसा? सामने रखे तो अब 5 रखो या 6 रखो, लेकिन सिंगल बेड किया है और ड्रिप है, वो ड्रिप फिसल करके नीचे आ गई है। अब वो जो ड्रिप नीचे आई है वो कब आई? पौधे के तने की मोटाई बढ़ी 4 से 5 महीने के बाद, जब वो ड्रिप नीचे आई। पौधा छोटा था जब तो वहीं थी, अब वो ड्रिप आ गई नीचे। आपने पूरे खेत में रोटावेटर चलाया, गोबर खाद डाला, जो भी डाल करके उसको बेड में कन्वर्ट कर दिया। आपकी ड्रिप है नीचे, आपने पूरे खेत का समेट के खाद दिया है यहाँ पर। 6 महीने के बाद ड्रिप है नीचे। अब पौधे की रूट का स्ट्रक्चर का डिजाइन कहां पर है? बेड में। हम खाद और पानी दे रहे हैं तलेटी में, ऐसा ही हो रहा है। अब हमें फ्लावरिंग आने से पहले, अभी ये हो रहा है ठंडी, जिन्होंने जून में केला लगाया है उनके यहाँ दिसंबर और जनवरी में फ्लावरिंग आता है, जिनका जून में केला लगा है, और यही मौसम ठंड का है। अब इस मौसम में उस पौधे को सबसे पहली रिक्वायरमेंट, जड़ों के पास ताजा पानी चाहिए, रोज का पानी चाहिए। उसको गर्माहट के लिए सल्फर, अमोनियम सल्फेट या कुछ आच्छादन है तो बैक्टीरिया उसको देंगे, लेकिन उसको चाहिए कब? अभी ठंडी में जिसका फ्लावरिंग हो रहा है। और हमने नाली में ड्रिप को नीचे डाल रखा है। अब हम यहाँ पर, हमारा पौधा थोड़ा गड़बड़ दिखता है, करपा आ रहा है, बियान हो रहा है, तो ऊपर गुच्छे पास पास में आ गए हैं। ठंडी होती तो पौधा रुकता है, वो फल बाहर निकलने में तकलीफ कर रहा है। हमारी जड़ें, जहां बेड है, ड्रिप यहाँ पर है। हम गए दुकानदार के पास, मेरे से ही बात करता हूँ, मेरे को फोन लगा दिया, बलराम भाई ठंडी है, क्या करना चाहिए, फल अच्छा आना चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा, भैया अमोनियम सल्फेट चलाओ, थोड़ी गर्माहट आएगी, उसमें यूरिया और सल्फर रहेगा, यही बोलूंगा। अब अमोनियम सल्फेट उसको कहाँ चाहिए? उस बेड पर जहाँ जड़ें हैं। हम अमोनियम सल्फेट कहाँ दे रहे हैं? नाली में। उस नाली में जिसके नीचे पानी जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो आपके जेब से पैसा भी गया, दिमाग भी सेट हुआ कि मैंने बहुत अच्छे एग्रोनॉमिस्ट से सलाह ली है जिसने अमोनियम सल्फेट बोला है, लेकिन न उस एग्रोनॉमिस्ट को पता है कि आपकी ड्रिप कहाँ पड़ी है। न आप ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी ड्रिप है कहाँ पर, वो चलेगा तो जाएगा कहाँ पर। छोटी सी माइक्रो टच है, लेकिन यही आपकी फसल का उत्पादन बढ़ाने में काम करेगा और खर्च को आधा करेगा। इसी के कारण से आपकी रटून नहीं आती है, जो सिंगल बेड पद्धति है। अब जहां पर ड्रिप है, हम चल फिर करेंगे, नमी वाली जगह पर पुश हो रहा है, 40 किलो का वजन पेड़ एवरेजन, बच्चे भी जाएंगे, बूढ़े भी जाएंगे, 60 से 40 के बीच में, उस नमी वाली जगह पर जहां ड्रिप नीचे है उसके ऊपर हम चल फिर कर रहे हैं, तो वो कॉम्पैक्ट हो रहा है। एक तो आपने 1261 खाद दवाई सब वहीं देना चालू कर दिया। जितना ज्यादा फर्टिलाइजर ओवर होगा उतना मिट्टी के पार्टिकल पर फिक्स होगा। फिर हमने उस पर हैमरिंग चालू कर दिया, पैर रखना चालू कर दिया, तो वो कॉम्पैक्ट होना चालू हो गया, दबना। अब पौधे की जड़ें हैं वहां पर, हम इस जगह पानी दे रहे हैं, चल फिर कर रहे हैं, जमीन को टाइट कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि उसकी गरज हो तो यहाँ आकर के भोजन खाए, तो वो बेचारा कुछ मेहनत करता है, नीचे जड़ों को लेकर जाता है, लेकिन जमीन टाइट होने के कारण अंदर नहीं जा पाती है। फिर वो आपको देखता है, क्या कर रहा है सेठ, कुछ खिला। ऐसा होता है, आप महसूस करना चालू करो, ऐसा हो रहा है। इसी का दूसरा हमने मॉडल तैयार किया, 70-30 फार्मिंग। एक को पूरा बराबर रखना है, जिसमें कचरे की मल्चिंग करना है और ड्रिप रखना है अंदर, जो बराबर फ्लैट है,
ड्रिप अंदर दोनों, ये 5 की भी इधर की साइड, ये 5 की भी इधर की साइड, और ये जगह है बराबर। पहले दिन से बायोमास आच्छादन करना है। अब दूसरी तरफ हल्की नाली करना है ताकि ये पौधा आ गया, ये ड्रिप आ गई और इस साइड नाली आ गई, तो ये जो बूंद 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 पानी गिरा रहा है, तो ये बूंद का पानी तो फैलेगा तिरछा, मतलब ये पौधे के बाद जो करवट है ये तो पूरा भेज जाएगा। इसके ऊपर बायोमास आच्छादन कर दिया तो ये जो 5 फीट का हिस्सा है ये भी वापसा में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जहाँ बूंद गिरी है वो उछल कर वापस भाप बनकर पत्तों पर लगती है, फिर नीचे गिरता है, फिर पत्ते पर लगती है, फिर नीचे गिरता है। तो ये जो 5 फीट का ओरा है, आप कहीं भी हाथ डालोगे आपको नम मिलेगा। आपकी ड्रिप यहाँ पर है और बीच में 2.5 फीट पर हाथ डालोगे तो नरम मिलेगा। अब पौधा कितना भी मोटा हो जाए हमारी ड्रिप नीचे नहीं आएगी क्योंकि बराबर जगह है। ठीक, पहले दिन से हमने बायोमास आच्छादन कर दिया और एक नाली खाली रख दी है, मतलब किसी को बोलने की आवश्यकता है कि खेत में जाएगा तो किधर चलना है? नहीं भाई, एक पूरा ड्रिप है, गीला है और उसके ऊपर कचरा है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला कोई भी खेत में जाएगा तो वो चलेगा साफ सुथरी जगह पर कि उसके पैर में गीलापन ना लगे, उसको जानवर से डर ना लगे। एकदम क्लीन जगह, एक नाली पूरी क्लीन, एक नाली में बायोमास आच्छादन पहले दिन से, ताकि पौधा लगने के बाद हम वहां पर कोई कल्टीवेशन ना कर पाए। ठीक है, पौधा लगने के बाद उसकी जो पहली जड़ जो बढ़ना चालू हुई वो बढ़ती ही रहे, रुके ही नहीं। भाई जिधर ड्रिप रखी रूट का डेवलपमेंट ये साइड में नहीं होगा, अंदर करना क्यों है वो साइड में? नहीं, जो आपका क्वेश्चन है, हाँ। जिधर ड्रिप है उधर डेवलपमेंट होगा, आपका क्वेश्चन है कि इस साइड नहीं होगा, दोनों तरफ होना चाहिए ऐसे। तो करना क्यों है दोनों तरफ? पकड़ रहने के लिए मजबूती। तो आप अभी 5x5 पे कर रहे हो तो दोनों तरफ होता है क्या? गिरते ही उसमें। भाई हम अभी भी, मैंने आपको डबल ड्रिप का नहीं बोला है, हाँ। हम आपकी पद्धति की मैं बात कर रहा हूँ। 5x5 पे ड्रिप डाली तो आप क्या करोगे? एक तरफ आपने ड्रिप करी, एक ड्रिप 2 तरफ तो नहीं हो सकती ना। एक ही 2 पौधों के बीच में एक ही ड्रिप रहती है, बस मैं पूरा उसको क्लियर करता हूँ। जो हमने पौधा लगाया है, या तो हम लेफ्ट में ड्रिप रखेंगे या राइट में ड्रिप रखेंगे। अगर आपके पास पैसा है तो ड्रिप दो रख पाओगे, तो मैं तो गरीब किसानों के साथ हूँ, सिंगल ड्रिप। ठीक है, कमा लेंगे फिर डबल लाएंगे। तो हम सभी 90% किसानों के पास जो खेती करने का तरीका है, पौधा लगाया, ड्रिप सिंगल है, या तो हम लेफ्ट में डालते हैं या राइट में डालते हैं। तो अगर हमने लेफ्ट में डाली है तो राइट में जड़ें जा रही है क्या? जो मुझसे पूछ रहे हो वही आपका भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि भाई राइट में जा रही है क्या? तो नहीं जा रही है। अगर हमने राइट में ड्रिप डाली है तो फिर लेफ्ट में रूट जा रही है क्या? तो जब तक ऊपर पौधा छोटा था, जब तक दोनों तरफ जा रही थी, क्योंकि बूंद गिर रहा था तो वो तिरछा ऐसा घूम रहा था, तो दोनों तरफ रूट जा रही थी। लेकिन पौधा जैसे बड़ा हुआ, ड्रिप फिसल के नीचे आई तो इस तरफ क्रैकिंग है। मैंने शायद ये शब्द बोला था बीच में, इस तरफ क्रैकिंग है। अगर ध्यान से माइक्रो समझने की कोशिश करेंगे तो क्रैकिंग है। अगर डबल ड्रिप है तो ही दोनों तरफ जड़ें मेंटेन होगी, वरना नहीं होगी। अब 70-30 खेती में क्या खूबसूरती है, पौधा और ये लाइन बराबर, हमने ड्रिप जस्ट अंदर करी है, पौधे से चिपका कर रखी है, और इस तरफ करवट है, तो यहां से हवा रिलीज होती है, इसको बोलते हैं एयर कर्टन। तो पानी जहां बूंद बूंद गिर रहा है, ये अंदर के अंदर इस करवट को पूरा नीचे तक भेजता है। ऊपर से सूखा दिखेगा लेकिन पौधे की जड़ें इधर भी जाएगी, और ये प्लेटफॉर्म जो बनेगा, ये बायोमास आच्छादन के कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा रूट डेवलप होगी। एक केले की जड़ हमारे खेत में मैंने खुद ने नापी है, 12 फीट तक आपको लंबी मिलेगी। उसको अगर कट नहीं किया तो, कल्टीवेटर नहीं चलाया तो, पहला काम इस आच्छादन से आपको पानी बचेगा। दूसरा, इस आच्छादन से आपको तन निकालना, क्योंकि पहले ही पौधा लगाने से पहले बायोमास आच्छादन डाल दिया तो आपको खरपतवार नहीं आएंगे। तीसरी बचत, आपको कल्टीवेशन नहीं करना है। कितना खर्चा आता है 1 एकड़ में कल्टीवेशन का? 3000 के लगभग, बोला 2.5 से 3000। 6 बार मार देते हो, 6 बार करते हैं। हाँ, चलाते रहते हैं। तो पौधे को पूछना कैसा लगता होगा उसको। जैसे ही बेचारा पैर आगे करता है आप काट देते हैं, फिर आगे पैर करता है फिर काट देते हैं।
पूरे रूट कट हो जाएंगे तो अपने आप रुक जाता है पौधा। ज्यादा नहीं, पौधे उनका पत्ते जो है अपने आप नीचे आ जाते हैं, थोड़े डीले हो जाते हैं, क्योंकि उसको भोजन नहीं मिलता ना। इस चीज से करना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया कि 70-30 खेती का कैसे डिजाइन करना है। उस डिजाइन के फायदे और नुकसान दोनों बतलाता हूँ। नुकसान एक भी नहीं है, अब फायदे गिनाता हूँ। नुकसान समझ में आया काका? 70-30 खेती का नुकसान समझ में आया? एक भी नहीं है। अब फायदे गिनाता हूँ। आपका पानी 50% बचेगा, क्योंकि आपने बायोमास आच्छादन कर दिया है तो वो वाष्पीकृत नहीं होगा। आपको निंदाई के लिए मजदूरी नहीं लगेंगे उस जगह पर जहाँ पर बायोमास आच्छादन है। जहाँ नाली है वहाँ निंदाई गुड़ाई करना है, वहाँ डायरेक्ट ट्रैक्टर चलाओ। अब आपका किसान खर्च आधा कैसे हुआ? पूरे खेत में 50 लाइन है तो 25 लाइन में आपको ट्रैक्टर चलाना है, एक को छोड़ के एक में। तो आप हर पौधे के पास जा सकते हो, काम कर सकते हो, व्यवस्थापन कर सकते हो। वहां न तो हमें रूट ले जाना है, न वहां कोई डेवलपमेंट करना है, कुछ नहीं करना है। बहुत ऐसा लगे कि पौधे को मिट्टी लगाना है तो ये जो निंदाई गुड़ाई हुई है इससे मिट्टी इधर लगा दो, ठीक है। केले को मिट्टी केवल यहाँ घुटनी पर लगती है, छोटी सी टखनी पर, जो रूट फेंकने वाली जगह है नीचे से 3 इंच की। उसके अलावा केले को मिट्टी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो नीचे लास्ट में तलहटी पर थोड़ा सा कर्व दिखेगा, एक अपनी भाषा में चौमड़ दिखेगी, जो उसमें केवल आपको जो एक नाली में खेड़खाड़ किया, करंडे के पास में, करंडे के पास में वहां मिट्टी लगाना है, हाथ से लग जाएगी। इसके अलावा केले में मिट्टी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। आपने कोई वीडियो में बताया भी है कि भाई ऐसी लगाओ, टकना। अभी ये सारे फायदे हैं, इससे ड्रिप फिसल के नीचे नहीं आएगी। ऐसी पद्धति से ही आप रटून ले पाओगे केवल, बाकी कोई पद्धति नहीं भारत में आज तक है जिससे रटून ले सकते हो। क्योंकि ये जो आपका आच्छादन वाला पोर्शन है, यहाँ पर पौधे की जड़ें चल रही है और आपने कोई पैर नहीं रखे हैं, आपने उस जमीन को पुश नहीं किया है, तो वहां पर आपने नया पिल रखा है, उसकी जड़ों को फैलने के लिए ढीली जगह है। सेकंड का उत्पादन क्यों नहीं आता है? सिंगल बेड पद्धति, सिंगल नाली पद्धति, हम हर लाइन में चल फिर कर रहे हैं तो जमीन टाइट हो जाती है, तो रटून की जड़ें फैल नहीं पाती है, इसलिए आपसे सेकंड पकता नहीं है। 70-30 खेती की खूबसूरती है कि एक बार केला लगाकर आपको कितने साल पकाना है मैं राइटिंग दे सकता हूँ, 10, 100, 1000, हाँ कितने साल पकाना है। 5x9 पर है और 70-30 फार्मिंग का प्लेटफॉर्म है, और एक बार मैंने आपको सेकंड लेना सिखा दिया, बस तीसरा भी वैसे, चौथा भी वैसे, पांचवा भी वैसे, छठा भी वैसे, ऑटोमेटिक आएगा। केला गन्ना ऐसी प्रजाति है, हल्दी अदरक एक बार लगाकर जीवन में कभी लगाना नहीं है, बस उसके हिस्से का ले लो और छोड़ दो। जैसे हल्दी आपने लगाई है, ठीक है, तो हल्दी का छत्ता बन गया, तो आपको जितनी गांठ लेना है 30% छोड़ दो, 70% निकाल दो, बस वो चलती रहेगी। अदरक आप 30% छोड़ दो, 70% निकाल लो। केला आप रटून लेना चालू कर दो। गन्ना एक बार आपने लगा दिया, 1000 साल जरूरत ही नहीं है। ये ऐसी चीजें हैं जिनको हमने पैसे कमाने के लिए टिश्यू कल्चर लैब ने 5x5 एक बार अच्छी फसल, अगली बार लेते नहीं आएगा क्योंकि सिंगल नाली है, तो तीसरी बार किसान फिर पौधा खरीदेगा। ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम किसानों को समझना है कि क्या मेरे को एक बार पौधा लगा करके अनेक बार कटिंग लेना है। ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा। तो हम क्यों नहीं ले रहे हैं? अब मैं इसका उत्तर भी आपके अंदर जो चल रहा है, कुछ बोल नहीं रहे हो आप, मैं दे देता हूँ कि हम रटून रखते हैं तो व्यापारी काटने नहीं आता है। ऐसा होता है? रेट नहीं मिलता बराबर पिल बाग का। क्वालिटी अगर अच्छी रही तो आता है ना, काटते हैं ना कभी कभी ऐसा कि भाई क्वालिटी का नाम बता दो। ऐसा क्वालिटी बोलेंगे, एक जो पिलबाग रखते हैं तो उनकी जरूरत क्या है रटून वालों की, कि रटून का माल लेंगे, सेकंड का माल लेंगे तो व्यापारी आपका माल लेगा नहीं या 2 रुपए कम में खरीदेगा। उसका कारण मैंने बताया कि ड्रिप हमारी नीचे है और वो पुश हो रही है, तो जड़ें वहाँ जा ही नहीं पाती, तो ज़्यादा न्यूट्रिशन उठा नहीं पाते। तो जब वो सेकंड जड़ी का माल काट करके राइपनिंग चेम्बर में पकता है तो वो हल्दी पीला कलर नहीं आता, मेन कारण। और ये 70-30 फार्मिंग में आपने बायोमास आच्छादन कर रखा है तो यहाँ जड़ें फटफट फटफट फैलेगी
और न्यूट्रिशन का भरमार है तो आपका रटून का भी न्यूट्रिशन वैल्यू उतना ही रहेगा जितना फर्स्ट का था। और जब राइपनिंग चेम्बर में आपका केला गाड़ी जाएगा तो कट के जो वो पकेगा 3 दिन में, तो इसका भी हल्दी पीला कलर आएगा जो फर्स्ट का आया था। इसमें व्यापारियों की संख्या भी ज्यादा बढ़ने के कारण केले अच्छे ये सब जलेबी बनाया हुआ है। हमारे अगर रायपुर में तो इतनी जलेबी हुई है कि तुमको क्या बोल सकता हूँ मैं। किसी का केला नहीं कि वो गांव में रेट ठहरते हैं, केले के बोर्ड पे केला नहीं लेते। बोर्ड पे बिकता है ना, उससे कम से कम 200-250 से कम ही लेंगे गाँव में। अभी गांव में 4 रुपए 5 रुपए केला खरीद रहे हैं। अच्छा। और बुरहानपुर में वो पका हुआ है केला जो 25 रुपए 30 रुपए बेचा जा रहा है, क्योंकि वहाँ के वहाँ इतना खर्चा आ रहा है उनको। गांव में ही बिक रहा है, गाँव में वो केला वही केला गाँव में बिक 20 किलोमीटर। और हमारे बुरहानपुर में 3 नंबर का केला जो वापसी में केला आता है ना, वो पका के खिला रहे लोगों को। सही। वही हमारे से 1 नंबर का केला 4 रुपए 4.5 रुपए किलो से खरीद रहे, और वही केला अपने से 25-30 रुपए किलो से बेच रहे। 5x5 में एवरेज वो लोग बोलते हैं कि 5-7 पे लगाएंगे तो कम बैठेगा, और 5x5 में बोलते हैं कि कम से कम एवरेज ज्यादा तो बेटर, ज्यादा पौधे लग रहे हैं। कितना एवरेज बैठता है 5x5 में? मतलब जैसे आप बताते हो ना 5x7 में लगाओ ज्यादा फसल लेंगे, तो मैंने भी गाँव के किसानों से बात करे तो वो बोलते हैं भैया 5x5 में तो ज्यादा बैठता है। 5x7 में ज्यादा तो बैठता है, लेकिन खर्चा उसका फिर अच्छा बीमारी ज्यादा आएगा तो उसको जरा जी शर्म आएंगे। वो बोलता है यार भाव तो फिर भी वही लेते कम हैं में नहीं लेंगे, उसको थोड़ी सी शर्म आएगी ना। और मेरे को बलराम का ये कि जो जड़ी का माल बोलते हैं, हाँ। आप व्यापारी अपने आधे जड़ी का माल 100 रुपए भाव से लेके जा रहा है, तो जो एट द एंड कस्टमर उसको क्या पता ये जड़ी का है कि फर्स्ट एंड भाव तो 100 रुपए के हिसाब से बगीचा लेते तो लेके जाते हैं। नहीं पता चलता है इसमें। पता चलता है, वो भी अगर समझते हैं, हम नीचे नहीं राइपनिंग, देखते वो। नीचे पुराना पौधा दिखता नहीं उनको। मैं कंप्लीट करता हूँ इनके प्रश्न का। अगर आपका राइपनिंग चेम्बर है उदाहरण के लिए, तो आपको क्या चाहिए कि जो केले की गाड़ी आई उसने सही समय पे पकना चाहिए, उसमें कलर शाइनिंग अच्छा आना चाहिए, और आपने 3 दिन के बाद चेम्बर खोलकर जब ठेले वाले को दिया तो एक जैसा यूनिफॉर्मलिटी कलर होना चाहिए कि एक गाड़ी जो 8 टन की आई है सभी एक साथ पके, एक जैसा पके। अब वो ठेले वाला लेके गया तो वो 4 दिन में माल बेचेगा कॉलोनी में, चौराहे पर, कहीं भी। तो आपके पास से लिया तो हरा पीला लिया, कल से उसके ठेले पर पीलापन बढ़ना चालू होगा, पीला, शाइनिंग पीला, हल्दी पीला, गोल्डन पीला, ऐसे पीले का झाई बढ़ना चालू होगा। लेकिन ये झाई जैसे बढ़ेगा, ये उसकी कलर फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ वो केला चमड़ी पतली होने चालू होगी, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ये सब काम कर रहा है। और वो जो केले की दर्जन है यहाँ से टूटकर गिरना पड़ना ये भी चालू होगा जब समय बीतना चालू होगा। तो ठेले वाले की डिमांड क्या है कि कोई राह चलने वाला मेरे ठेले को दूर से कलर देख करके आ जाए, जब वो पास में आए और केला ले और मैं उसको दर्जन तोल के दूं तो उसमें केले गिरने नहीं चाहिए। जिस केले में न्यूट्रिशन वैल्यू कम होगी उसमें फंगाई जल्दी आएगी और वो जड़न होगा। अब उस ठेले वाले ने 2 कुंटल केला लिया एक ठेले पर और उसने 3 दिन में बेचा और उसको 30% की फंगस और गिरपड़ मिली। तो वो क्या करेगा? चेंबर वाले को बोलेगा क्या कि भैया ये केला किस गाड़ी का था, किस क्षेत्र का था। उसने अगर बता दिया कि ये बुरहानपुर का था तो अगला जवाब ये आएगा कि भैया बुरहानपुर का केला आए तो मुझे मत बुलाना। 30% जो मरा है उसकी भरपाई कौन करेगा? चाहिए क्या? हल्दी पीला कलर, ज्यादा दिन तक चलने पर भी केला टिका हुआ रहे। कल हमने केला खाया हमारे घर है ना, मेरे घर की बात बता रहा हूँ। शिवराज सिंह चौहान आए थे राजपुर, आप लोगों को तारीख पता है? लगभग 1 महीना प्लस हो गया है। शिवराज सिंह चौहान अंजड़ के बाहर राजपुर के बीच में आए थे। उस दिन वहां पर मैंने स्टॉल लगाया था एक्सपोर्ट का रेसिड्यू फ्री केले का, और उस दिन वो जब विजिट किए तो उनके सामने घर से पंजे काट करके बॉक्स पैक किया था 1 से सवा महीने पहले। वो केला मेरे घर पर आज है, अगर आप उधर जाओ तो आपको आज केला खाने को मिलेगा। आज भी पका हुआ। एक तो उसकी मिठास, आपने कभी केला खाया नहीं होगा, और 1 महीने के बाद भी वो केला सरवाइव कर रहा है। सर वो आपको यही रखना चाहिए ना। ये बात आपकी अच्छी, को रखेंगे। मैं कहने का मतलब ये है कि अगर उस पौधे ने न्यूट्रिशन अच्छे से अपटेक किए हैं तो वो सरवाइव करने लायक है। वरना व्यापारी क्या बोलेगा, ये लंबी चाल का केला नहीं, भाषा शैली में लंबी चाल का केला नहीं, इसमें कलर नहीं पकड़ता है, ये आगे पीछे पकता है। तो आपके यहाँ बुरहानपुर का जो हेम्माल जाएगा वो बोलेगा इस खेत में हल्का भारी है,
ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा वो जनरल ग्राउंड पे। हल्का भारी है। चेम्बर वाले ने बोला है कि आगे पीछे पकता है, तो वो आपके खेत में जाके बोलेगा हल्का भारी है। इसका रीजन ये है कि जो पैसा नहीं देंगे उसका हल्का भारी हो जाता है, जो पैसा देता है ना काश्तकार 3,000 तो बात अपने लिए की गई हो। आप जो कह रहे हो वो चीजें भी है, लेकिन उससे ऊपर ये बात है, उससे ऊपर वाली मैं बात कर रहा हूँ। ये ग्राउंड पे तो है ही कि वो हेमाल को आपने 10,000 की गड्डी दी तो आपकी गाड़ी पास कर देगा, ये बात तो है। व्यापारी का भी नुकसान, केला लेता उसका भी नुकसान। इसका मतलब ये है कि आपके बुरहानपुर में केवल वो व्यापारी हैं जिसको सब चलता है। हाँ, बस वही है, ये बात सही है। इसका ये मतलब है ना। बुरहानपुर में मैंने जब बुरहानपुर बोर्ड में मीटिंग लिया था, एक मीटिंग हुआ था मेरा बुरहानपुर बोर्ड में जहाँ पूरे भारत का केले का रेट ओपन होता है। वहाँ पर हमारा जब मीटिंग हुआ तो पूरा हॉल भर गया था, 600 लोग थे और हम आधे घंटे के लिए गए थे। वो 4.5 घंटे की मीटिंग चली थी। ये क्यों चल रहा था? 100 साल से बुरहानपुर में केला हो रहा है। मैं आपको डांट भी नहीं रहा हूँ, आपकी बुराई भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सत्यता से अवगत करा रहा हूँ। 100 साल से बुरहानपुर में केला होता है। एक अच्छा व्यापारी नहीं है जो आपको ज्यादा रेट दे। एक्सपोर्ट भी नहीं हुआ अभी तक। एक्सपोर्ट आज तक नहीं हुआ बुरहानपुर से, और बुरहानपुर बोर्ड का रेट ओपन होता है पूरे भारत के लिए कि केला क्या रेट में कटेगा। इसका मतलब ये होता है कि अच्छा व्यापारी कहाँ पर है? वो है सोलापुर सांगली, वो है सूरत कामरेज। मैं कंप्लीट करता हूँ आपकी बात। वो है सूरत कामरेज में, वो है राजपीपला में, कुछ व्यापारी है बड़वानी में। बड़वानी भी पूरा भरा नहीं व्यापारियों से। सबसे ज्यादा व्यापारी कहाँ है? सोलापुर, सांगली, तेंबुरनी। तो हमें सोचना पड़ेगा वहां क्यों है। वहां केवल 7/5 पर केला होता है। 7/5 से नीचे लगाते ज नहीं। सूरत चलो मेरे साथ, जिन किसानों के यहाँ बायबैक एग्रीमेंट होता है, जो किसान 10 साल से केला लगा रहे हैं, वो 7/5 पर ही केवल लगाते हैं, उसके अलावा केला नहीं लगाते। तो इसका मतलब ये है कि उनको कम पैसे चाहिए, नहीं ना। इसका मतलब ये है कि व्यापारी आपके खेत में, आपके क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं। जो आ रहे हैं वो खिचड़ी व्यापारी हैं। तो आप उसको 10,000 की गड्डी दो या मत दो, वो तो जा ही रहा है डंपिंग ग्राउंड में। वहां पर अच्छे व्यापारी नहीं है। अच्छे व्यापारी लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो केला कटेगा उसमें 7 पत्ते होना चाहिए मिनिमम। तो उसके लिए आपको ग्राफ बड़ा करना पड़ेगा। ये छोटी सी शुरुआत है। ग्राफ बड़ा नहीं करोगे, जीवन में कभी व्यापारी नहीं आएंगे। मैं सागर कोपड़ेकर जी को लेके आया था। उनका कहना है भैया ये 5/5 से कब बाहर निकलेंगे। एक्सपोर्ट करते हैं, भारत के सबसे बड़े एक्सपोर्टर के लाइन में है सागर कोपड़ेकर, धरती एक्सपोर्ट। लेकिन कहां से लेंगे माल? जहां पर 7 पत्ते से ज्यादा है उस पौधे में, वहां से माल उठाएंगे। आपका रावेर के पास तांदलवाड़ी, एनपुर और जो कुछ एरिया है 5/7 पर आ गया है। 4 मीटिंगें मेरी ली है, अभी उनको समझ में आया है। तो वहां से एक्सपोर्टर बॉक्स पैकिंग का माल उठा रहे हैं। बुरहानपुर से 12 किलोमीटर ही है, ज्यादा नहीं है ना। मतलब एक छोटी सी बात है ये। हम अटके हैं 5/5 पर। क्यों? कि हम ऐसे आदमी की सुन रहे हैं जिसको पौधा बेचना है। हम परसों देख के आए प्लॉट, ब्यूरे वाला प्लॉट हमारे अंदर 100% उन्होंने फॉलो भी नहीं किया है। कुछ अपना, कुछ तुम्हारा, फिर भी वहाँ पे रिजल्ट है। कहाँ का प्लॉट देख के? निम्बोल का प्लॉट दिखाना। निम्बोल ब्यूरे का, ब्यूरे के आगे। ब्यूरे के आगे। हाँ, योगेश पाटिल के आगे। योगेश पाटिल के यहाँ। ओके, नर्सरी का बातें छोटी सी है। मैंने पूरे सिस्टम को 2004 से मैं खेती में आया, 6 से किसान पाठशाला चालू किया और 6 से लगाकर 2020 तक का जो मेरा 14 साल का सफर है। लॉकडाउन के बाद ये समझ में आया कि पूरे भारत ने केवल रेसिड्यू फ्री फल खाना चाहिए, अन्न खाना चाहिए। तो उसका एक ही रास्ता है 70-30 खेती, जिसमें हम बैक्टीरिया कॉलोनी डेवलप कर सकते हैं और हमारा खर्च आधा कर सकते हैं, पानी बच सकता है। ये निचोड़ निकला है। अभी हम जाकर के साइडें भी देखेंगे तो वहाँ आपके मैक्सिमम प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ये हुआ फर्टिगेशन का तरीका और उसको मेंटेन करने का तरीका। पानी प्रबंधन इसी में टच हो जाता है कि आपने बायोमास आच्छादन किया है तो पानी कम से कम अपटेक हो, मतलब हवा में उड़ेगा, केवल पौधा ही अपटेक करेगा। तो जिन किसानों के पास कम पानी है वो भी केला खेती कर सकते हैं। अब मेन शेड्यूल आता है सभी किसानों का। मैं अगर ओवरऑल एवरेज लूँ, आप पपीता के लिए भी आए हैं, तो स्प्रे शेड्यूल का बहुत बड़ा योगदान है। मिर्च, टमाटर, पपीता, खीरा, गन्ना। एक बात पूछनी थी जी,
समझो उत्तर भारत कभी छोड़ दिया अपन ने तो पूरा अपना जो पट्टा है बीच में का सबकी प्रॉब्लम आती है अप्रैल मई में कि केले पौधे को पानी से कैसा बचाए, पानी की दिक्कत रहती है अपनी। तो उस समय में जिनके पास पानी की कमी है तो आपने कुछ फार्मूला बतलाया वो हाइड्रोजन 1 किलो का। उसके पहले का फार्मूला है 70-30 खेती। मैंने आपके पूछने से पहले बोला कि बायोमास आच्छादन किया तो आपका 50% पानी कम हो जाएगा। एक दूसरा, ये जो खेत है आपका, इसके चारों तरफ गन्ना घास लगानी है और एक ड्रिप उसके लिए डाल देनी है, क्योंकि अप्रैल मई में जब गर्म हवाएं चलेगी तो वो गन्ना घास से छन कर अंदर जाएगी तो अंदर उसका ताप कम हो जाएगा, तो अंदर का पानी का इवोप्रेशर नहीं करेगा। एक बायोमास आच्छादन, दूसरा बाउंड्री। खेत में केला लगा है ये दिखना नहीं चाहिए, पूरा गन्ना घास दिखना चाहिए, पैक एकदम टाइट, न कोई हवा अंदर घुसे न वहां से हवा बाहर निकले। तो ये 50% पानी की बचत करेगा। इसके बाद में अगर आप लोगों को पानी इमरजेंसी में बोरिंग बैठ ही गया तो आप हाइड्रोजेल का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन वो लंबे समय के लिए नहीं है, शॉर्ट टाइम है। आपको फिर 20-20 दिन में एक बार डालना पड़ेगा। 1 एकड़ पे 2 किलो के लगभग हाइड्रोजेल जहां जड़ें हैं उसके आसपास डाल दीजिए। उसकी शायद कीमत 200-300 रुपए केजी होगी, 500 के अंदर होगा केजी का। तो 2 किलो 1 एकड़ पे 1000 पौधे पर अपनी भाषा में। लेकिन हाइड्रोजेल काम करेगा कम, उससे ज्यादा काम करेगा आपका बाउंड्री और आच्छादन। बाउंड्री के पास कुछ सड़ भी तो लगा सकते फरवरी मार्च में दोनों साइड। नहीं, सड़ की इतनी हाइट नहीं जाएगी जो गन्ना घास की हाइट जाएगी। हमने क्या किया इस बार फरवरी में लगाए थे। हाँ, पूरे जो बाउंड्री वॉल थी जो खेत की है ना, जिसको यहाँ अपने नाम पर सेड़े बोलते हैं, सेड़े है ना, वहाँ पर लगा दिया गन्ना। और जो अपना केला था है ना, उसके केले के आसपास सन। हाँ, इधर की साइड भी सन और इधर की साइड पश्चिम दक्षिण। हाँ, पश्चिम बराबर, वो करना ही पड़ेगा। अगर छोटा पौधा लगा रहे हैं तो आपको करना ही पड़ेगा, वो जरूरी है। जरूरी जी, उससे क्या नाइट्रोजन की मात्रा भी पर्याप्त मिल जाएगी। बराबर बात। नाइट्रोजन से एक शब्द मुझे समझ में आया है, मैं पहुंच पा रहा हूँ आप तक? हाँ, या भाषा शैली में गड़बड़ी? नहीं, सही है। हाँ, थोड़ा चलें 10 मिनट और, मतलब चर्चा में फिर विजिट पे। नहीं, नाइट्रोजन से एक चीज ये समझ में आई है कि अगर आप किताबी ज्ञान पे जाते हो तो वायुमंडल में 1 एकड़ की जगह में 36,000 टन नाइट्रोजन है। कितना है? 36,000 टन। कैसे लाने की जरूरत? 1 टन मतलब 1000 किलो है ना। 36,000 टन नाइट्रोजन में श्वासन ले रहा हूँ, इसमें है। पौधे को कितना चाहिए आपके? 1000 पौधे को, अगर 1 एकड़ में 1000 पौधे हैं तो मैक्सिमम आप अगर किताबी ज्ञान से जाओगे तो आपको 5 से 10 बोरी, मैक्सिमम 10, मिनिमम 5 बोरी, मतलब आपको 500 केजी, बहुत मैक्सिमम मैंने पकड़ा कि आपको 1000 पौधे को लगाने से लेकर कटिंग तक कितना नाइट्रोजन चाहिए? 500 केजी। 10 गोनी हो गया। जो यूरिया हम खरीदते हैं उसमें 46% आता है, तो 10 गोनी लिया तो 5 कुंटल है ना। और हमारे वातावरण में है 36,000 टन। हमें ट्रिक क्या पकड़नी है कि ये वातावरण से कन्वर्ट होकर हमारा पौधा कैसे ले ले, तो हमारा खर्च कम हो जाएगा। इतनी ही ट्रिक पकड़नी है। मैं कंप्लीट कर रहा था थोड़ा सा। डीएपी, पोटास, यूरिया हमें देना ही पड़ेगा, पौधे को लेना ही पड़ेगा। इसके लिए मैंने बोला कि पौधे का भोजन है क्या, पहले हम समझ लें। तो बैक्टीरिया और कार्बन ये अगर मिट्टी में है तो पौधे को भोजन अवेलेबल कराते रहेंगे। 70-30 फार्मिंग में जब हम बायोमास आच्छादन करते हैं और कचरे के ऊपर ड्रिप रखते हैं तो जो बूंद बूंद पानी गिरता है और जो कचरा गलन होता है उससे एक लाल पानी निकलता है, उसको बोलते हैं ह्यूमस। लाल पानी जिस जिस मिट्टी में जाता है उस मिट्टी में अलग से हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। देसी केचुआ नीचे से आता है ऊपर, वो उस ह्यूमस वाली मिट्टी को खाता है और अपनी विष्ठा निकालता है। मिट्टी खाता है, विष्ठा निकालता है। तो जो विष्ठा है उसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। जानते हैं वर्मी कंपोस्ट? गांडुली, केचुआ, केचुआ जो खाता है और विष्ठा निकालता है वो वर्मी कंपोस्ट। तो अभी इस केले के पौधे को हम डीएपी डालें, यूरिया डालें, पोटाश डालें,
या हम बायोमास आच्छादन करके वहाँ एक वातावरण ऐसा डेवलप करें कि जीव जीवस्य जीवनम की कॉलोनी रहे और वो एक दूसरे में जो सर्वाइवनेस करें और रहेंगे तो कुछ खाएंगे और कुछ निकालेंगे। तो कुछ क्या खाएंगे, जो हमने सूखे पत्ते डाले हैं बायोमास बॉडी, उसको खाएंगे, उसको सड़ाएंगे, गलाएंगे। ये नेचर में है, ये ऑटो कल्टीवेशन है नेचर में। और उसके ऊपर जो ह्यूमस गिर रहा है तो देसी केचुआ रहेगा, वो उस मिट्टी को खाएगा और मिट्टी निकालेगा। तो वहाँ एक परिवेश ऐसा बनाना है कि सभी तरह के कीट पतंग रहें और वो एक बार आने के बाद जाए ना, तो वो जो निकालेंगे वो हमारे पौधे का भोजन हो गया। फिर हमें वहाँ यूरिया, डीएपी, पोटास, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कोई आवश्यकता नहीं है। और वहाँ इतने एंजाइम मिलेंगे जो वैज्ञानिक आज तक खुद भी नहीं पाए। आगे बताएंगे कि अब 23वां फर्टिलाइजर ये है वो मिलेगा ही वहाँ पर। तो वही साइड हम देखने जाएंगे जी। बलराम भाई, बेड पे जो लगाते हैं केला पौधा लगाते हैं, हाँ, है ना, तो वो क्या है कि आप जैसे बता रहे थे एक साइड जो जड़े हैं वो बढ़ जाती है और एक साइड जो छोटी रह जाती है, इसी के कारण क्या केला गिर जाता है? नहीं गिरेगा उसके कारण। एक्चुअली केले का जो तना है और उसका टखना है, मैंने एक बात बोली है कि जहां हम कल्टीवेशन कर रहे हैं वहां से मिट्टी निकाल कर उसकी गुठली पर हाथ से ढकना है। एक जो छोटी सी एक टखनी आएगी वहां से रूट फेंकता है, रनर रूट जो पकड़ के रखने वाली है। तो केले के ओरे में लगभग 1 फीट तक जो जड़े गई, 1.5 फीट तक, और उसको जो पकड़ लिया, कॉम्पैक्ट कर लिया, उतना बहुत है। इसका मेन जो होता है छोटा सा नीचे गूदा जाता है और उसके पास से हर जगह से ब्रांचेस निकलती है। अब जो ऊपर का तना है और नीचे का गूदा है, केले को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जहां से पत्ता आना चालू हुआ और जहां से टखना है, गठान, इन दोनों के बीच का जो जॉइंट है, उस जॉइंट के ऊपर गुठली है, वहां मिट्टी चाहिए ताकि वहां से जड़ें चली जाए। और ये जो गठान है ये हर जगह से जड़ दे रही है। तो ये और ये, इसका जो जुड़ाव है, ये जुड़ाव हमेशा कॉम्पैक्ट रहना चाहिए। अगर ध्यान से देखोगे तो ये ऐसा होता है कि अलग भी हो जाएगा। ये जुड़ाव कॉम्पैक्ट होना चाहिए। तो ये कॉम्पैक्ट कब रहेगा कि ऊपर तो है केवल पत्ते और नीचे है कंद। तो ये जो केवल पत्ते हैं इसको न हम ठंड लगने दें न गर्म हवा लगने दें, तो ये पत्ते ढीले नहीं होंगे। ये जो जुड़ाव है, इस जुड़ाव के ऊपर जो पत्ते हैं, इन पत्तों में पानी भरा हुआ है और ये पानी नीचे से ऊपर सर्कुलर चलाते रहता है। अगर किसी केले के पत्ते को आप छीलोगे तो जो हमारी कार हॉर्न में सामने की तरफ रेजिरेटर आता है, ऐसे रेजिरेटर जैसा लाइनिंग रहेगी पत्तों में और उसमें पानी भरा हुआ रहेगा। केले के पूरे पत्ते की मोटाई आती है, जब उसको आप दबाओगे तो ऐसा पच करेगा। ऊपर की बजाय डंट से नीचे का जो पत्ता बॉडी में चिपका है उसमें पानी भरा हुआ है। एक थोड़ी 2 mm की वो मोटाई लेता है, उसको छीलोगे तो रेजिरेटर जैसा पानी दिखेगा। जैसे ही गर्म हवाएं उसको लग रही है, अप्रैल, मई और जून की बारिश आने की पहले की अगर गर्म हवाएं लग रही है तो उसका पानी ऊपर नीचे जाना रुक जाता है और वो नीचे गुठली के पास आकर के रुक जाता है, ऊपर नीचे बढ़ता नहीं। तो यहाँ पर हल्की सी कॉलर रॉट आ जाती है। आया क्यों? गर्म हवाएं उसे बार बार लग रही है तो वो चमड़ी उसकी जल गई और वो गर्म पानी नीचे गुठली पर ही रुक गया, अब ऊपर नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर रुकने की वजह से फंगस, जो भी चीज रुक गई, स्टॉप हो गई, वहां पर फंगस आना चालू होगी। और हम बारिश आने के बाद देखते हैं कि पत्ता अच्छा है और फिर उसको हाथ लगाते हैं तो यहाँ से टूट जाता है। ऐसा होता है ना, गर्मी के बाद जब बारिश आई, 2 पानी खाने के बाद पौधा अच्छा हो गया, हमें लग रहा है स्वस्थ है, लेकिन उसको टेका लेंगे तो नीचे से उसका जॉइंट उखड़ जाएगा। गिरपड़ का मेन कारण, अभी ठंडी चल रही है, ठंडी में अगर आपकी कैनोपी नहीं है और ठंडी हवा लग रही है तो ये पानी बर्फ बन जाएगा। 3 बजे रात को जब सर्द हवा लगेगी, 3 बजे से सुबह 7 बजे तक, तो ये पत्ते का पानी बर्फ बनेगा और नीचे अटक जाएगा या वहीं रुक जाएगा। तो ये बर्फीला पानी वाला पत्ता खुल जाएगा, तने से चिपका नहीं रहेगा, थोड़ा सा ढीला हो जाएगा। तो ढीले होने के कारण भी यहाँ से ये दोनों का जॉइंट है ये छूटता है तो पौधा गिरपड़ होता है। ठंडी का शौक खाया हुआ यहाँ से टूटता भी है। जब वजन आता है तो कभी जॉइंट नहीं छूटा तो यहाँ से टूटेगा कमजोर होने से। कॉलर रोड भी गर्म होने की वजह से होता है पत्ते में। तो जो गिरपड़ होती है उसके लिए पूरा कैनोपी चारों तरफ गन्ना घास अच्छी लगी होनी चाहिए, 10 फीट जाए, ताकि खेत के अंदर न गर्म हवा जाए न ठंडी हवा जाए, अंदर ह्यूमस वाला वातावरण बना रहे तो गिरपड़ नहीं होगी।
ठीक है सर, थोड़ा रिकवरी डेट और फिक्सेशन के बारे में थोड़ा सा बतला दो। थोड़ा सा टाइम भैया ये जो है ना पानी एक बार और बोल दो। खेत पे हो जाएगा है ना, प्रैक्टिकल में हो पानी जाएगा। आता है जब तक मैं आप लोगों को और थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। पानी जल्दी बुला लो। अभी हमने क्या हुआ सर कि दोनों पद्धति से लगाया, एक बेड पद्धति से और एक जो नॉर्मल अपन फ्लेट जो लगाते हैं बराबर में है ना। पहले बराबर में लगाया, छोटी से नाली कर दी, पौधा लगा दिया, ड्रिप उसके बीच में डाल दी है ना। 3 महीने बाद है ना उसकी क्या हुआ, अपन ने बेड थोड़ा सा चढ़ा दिया, मिट्टी लगा दी है ना। तो उसको वो मिट्टी लगाने का कारण ये था कि अपन जो उसमें जो घास आ रही है उससे अपन क्या है कि घास का जो खर्चा है वो बचा ले, इसलिए मिट्टी चढ़ा दी। और एक हमने बेड पे भी लगाया, फरवाली वाला बेड पे है और एक ये नॉर्मल है, तो डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा है, दोनों ठीक ही चल रहे हैं। अब देखते हैं, आप ट्राई करेंगे 30-70 का। ठीक है, कर ही रहे हैं लगभग 20 साल से कर रहे हैं। पूरे भारत में जब से केले का टिश्यू पैदा हुआ, जब से ऐसी खेती कर रहे हैं। ये तो मैं नई काढ़ी कर रहा हूँ कि आप बदलाव लाओ। आप जैसे ये बता रहे हो ना, एक नाली छोड़ के, हाँ ये भी हम 10 साल से फॉलो कर ही रहे हैं। एक में कचरा, तो उसमें बेनिफिट मिल रहा होगा ना। हाँ स्प्रे का कुछ बता रहे थे। बस हमारे जो जड़ी आती है उसका वेट थोड़ा कम है। जैसे अभी क्या है कि रास हमारे 25-26 के आसपास बैठ रही है, जड़ी में ये कम हो जाती है। कंटिन्यूअस क्या है कि जैसे 3 साल में फिर पूरा बगीचा खाली करना पड़ जा रहा है। बराबर, क्योंकि वो उत्पादन कम होते जाएगा और लेवाल की संख्या कम होगी, क्वालिटी कम होगी, तो हमारी मजबूरी होगी कि अब इसको निकाल कर नया लगाएं। जी, तो हम चाह रहे हैं कि उसका उत्पादन कैसे बढ़े। ओके, केले में अगर हमारा सही रास्ता है, केले की खेती में हमारे खेती करने का तरीका अगर सही है, तो इस साल मैंने 25 किलो लिया है तो अगले साल मेरा 30 किलो आना चाहिए, वरना मेरा रास्ता गलत है। कुछ न कुछ फर्क है, ये फिक्स है। इसीलिए हम 5x7 बोल रहे थे, लेकिन डेटा कलेक्शन होने के बाद घर के खेतों में 5x9 लगा रहे हैं। हमारा 5-6 पे। हाँ, 5-6 पे सभी का ही है। मैं ही एक अलग खड़ा हूँ। पौने 6 कर दिया और 15 पॉइंट कम कर, पौने 7। अच्छा, ओके। एक्चुअली क्या हो रहा है, संक्षिप्त में बतलाता हूँ। हम फील्ड पे जाएंगे तो देखेंगे हमारी जो ज़रूरतें हैं उसको 70-30 फुलफिल कर रहा है। एक बार पौधा लगाएंगे, फिर 10 साल तक 20 साल तक खरीदेंगे नई पौधा। जितना खर्चा कर रहे हैं कम से कम आधा आज ही कर दूंगा आप लोगों का, खेत में जाकर देखेंगे तो। और अच्छी खूबसूरती क्या है 70-30 खेती की, कि एक बार केला लगाया, पहली कटिंग 6 महीने में नहीं आएगी 10 महीने में आएगी पहली कटिंग, और अगली हर कटिंग 6 महीने में आएगी। हर कटिंग केले की 6 महीने में आएगी। हाँ, अभी 13 महीने लगते हैं पहली बार लगाते हैं। पहली बार 13 महीने, फिर अगली कटिंग 10 से 12, 10 से 12। एक ओवरऑल एवरेज 12 महीने का चैप्टर है। की मैं कंडीशन बता रहा हूँ, ओवरऑल टाइम बता दिया कि मतलब फरवरी में लगाया तो ये वापस हमारा मार्च तक में पूरा एक पौधा कट जाएगा 13 महीने। ये टिश्यू कल्चर की आप बात कर रहे हो। अभी अगर मैं ये मित्रों से बात करूंगा कंद वालों से, तो पहली कटिंग 13 से 14 महीने पूरा एक झाड़ कटने में, दूसरी कटिंग 18 महीने। तो बहुत इतना लंबा पीछे आगे पीछे होगा ना, तो एक झाड़ कटने में दूसरी कटिंग कितने में आती? 18 महीने में आती। मतलब 2.5 साल में 2 कटिंग। 70-30 फार्मिंग से अगर आप गए 5x9 पर, तो पहली कटिंग 10 महीने में, अगली हर कटिंग 6 महीने में। ये कहां पर? MP, गुजरात, राजस्थान का ये हिस्सा जहां ठंडी नहीं है वो की बात नहीं कर रहा हूं, पंजाब वाला नहीं, आप जो MP से जुड़े हुए, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से नीचे कितना भी दक्षिण भारत में चले जाओ। उत्तर भारत में ठंडी की वजह से थोड़ा समय बढ़ेगा, जिस पीरियड में ठंड आ जाएगी। बाकी वहां भी फरवरी से दिसंबर के बीच में वही 6 महीने में कटन आएगी, और जो पील आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आएगा उसमें थोड़ा सा स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर पारा माइनस से भी नीचे चले जाता है, मतलब 0 से भी अंदर माइनस में चले जाता है। तो ये आप जब खेतों में जाएंगे तो ये ध्यान रखना है। 5x9 पर हम हर 6 महीने में नया रटून रखते हैं। तो जो आपके मन में छोटे छोटे डॉट बचे होंगे, जो अभी समय न होने के कारण पूछ नहीं पा रहे हो, और मैं फटफट आगे बढ़ रहा हूँ,
एक बार केला लगाने के बाद हम 6 महीने में कैसे कटिंग लेंगे। अभी आप 5x5 पर लगा रहे हो तो 1750 पौधे लगाए आपने, और 5x6 पर लगा रहे हो तो 1450 पौधे लगाए। अब 1450 पौधे की पहली कटिंग आपने ली 13 महीने में, दूसरी कटिंग फिर उदाहरण के लिए 10 से 12 महीने में, तो 2 साल में एक कटिंग ली, तीसरे साल में निकालना पड़ रहा है, मजबूरी है। इसी की बजाय 1450 पौधे की बजाय मैं बोल रहा हूँ 968 पौधे। मेरे पौधे बेचने की कोई मंशा नहीं है, आपको अच्छा लगे तो रेवा का पौधा लेना, वो भी 968 ही लेना 1450 मत लेना, जरूरत नहीं है उसकी। और एक ही बार लेकर के जाना है और जीवन भर में कभी केला नहीं लगाना है, इसी को हम चलाएंगे। तो आपने 968 पौधे लगाए। अब मैं सुंदरता बतलाता हूँ, आपके काम करने का फोकस कैसा वहां टच होगा। लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9। अब एक गैप फिलिंग हुआ तो ये कितना होगा? 18 फीट, इतना ही होगा ना। एक पौधा गया, 968 में से एक पौधा गया तो धड़कन चालू हो जाएगी। ये इतना लंबा दिख रहा है, पापा डांटेंगे, मम्मी आ गई खेत में तो बहुत चिल्लाएगी। तो ये गैप फिलिंग आप 3 महीने बाद भी करोगे तो भी अच्छा चलेगा। 5x5, 5x6 में 1 महीने बाद अगर गैप फिलिंग करते हैं तो ये पौधा कुछ काम का नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ चुके होते हैं और आगे ये कैनोपी ले लेंगे और ये छांव में रुक जाएगा, उतना परफॉर्मेंस नहीं देगा। और ये 9 फीट पे है और एक बीच में गया तो 18 फीट हो गया। अब आपने यहाँ 3 महीने बाद भी पौधा लगा दिया तो भी ये पूरा परफेक्ट अपना परफॉर्मेंस देगा। एक तो ये फायदा है, और दूसरी आपकी दृष्टि टिकेगी कि 968 पौधे में से मैं 968 पौधे की फसल लूं। ऑटोमेटिक मजबूर हो जाओगे आप कि ऐसा मैं करूं। फिर भी मैं एरर देता हूँ, गेपिंग अपन पसंद नहीं कर पाएंगे, गेपिंग बहुत हो जाएगा उसमें 18 फीट में। पहले ही दिमाग खराब होगा, क्योंकि ओटला पार्टी आपको बोलेगी किसका सुन के आ गया ये 9 फीट पे तेरे बाप ने केला लगाया था। मित्र तो ऐसा ही बोलेंगे, ऐसी ही बात करेंगे कि तेरे दादा ने केला लगाया था 9 फीट पे कभी। तो वो गेपिंग इतनी होगी कि आप परेशान हो जाओगे, आपको आपके ईगो पर लेना पड़ेगा कि मेरा एक भी पौधा मरे नहीं। शुरुआत यहाँ से सुंदरता अच्छी चालू होगी कि आपका फोकस बढ़ जाएगा खेत में। पहली बात, आपका पूरा फोकस्ड होगा, ये आपका प्रेस्टीज पॉइंट होगा कि पूरा गांव 5x6, 5x5 और मैं जा रहा हूँ अड़वाटे नए रास्ते पर, और ये कभी क्रेज में कम हुआ तो मेरी कॉलर कमजोर हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो आपका फोकस हो गया एक। दूसरा, 968 में मैं फिर भी मानता हूं कि 68 पौधे नहीं कटेंगे, 900 पौधे आप काटोगे एक साथ, 1 शॉट कटिंग आएगी। अगर आपने सही से आपने मैनेजमेंट किया, कंद का भी ग्रेडिंग करके लगाया, या अच्छी कंपनी का पौधा लिया, या अच्छा लगे तो रेवा का भी ले सकते हो, तो एक साथ फ्लावरिंग आएगी। क्योंकि इसके पत्ते चौतरफा फैलेंगे। 9 फीट पे है तो 4.5 फीट इधर जगह मिली है, 4.5 फीट इधर जगह मिली है, तो मैक्सिमम पत्तों पर धूप मिल रही है। तो ये 10वें महीने में आपकी हार्वेस्टिंग लगभग खत्म हो जाएगी। ठंडी है तो 11वां महीना आ सकता है, क्योंकि सारे पत्तों पर धूप मिल रही है। 5x9 पर अगर जो पौधा है उसका फ्लावरिंग आते समय घुटने से नीचे के पत्ते तक हरे मिलेंगे, घुटने कमर तक का पत्ता हरा मिलेगा जिस दिन फ्लावर आ रहा है, क्योंकि उसके नीचे तक थड़ तक धूप जा रही है। तो जिन पत्तों पर धूप लगेगी वो पत्ते हरे ही रहेंगे, झुकेंगे, खराब नहीं होंगे। और 5x6, 5x5 में जब फ्लावरिंग आती है तो कंधे और सिर से ऊपर के पत्ते बचते हैं, इसके नीचे के पत्ते ड्रॉप हो जाते हैं। काटना पड़ जाता है, कटिंग करना पड़ जाता है। नहीं, काटना पड़ता तो वो हम अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन पौधा खुद भी सूख जाते हैं तो काटते हैं। लेकिन जब फ्लावरिंग देता है तो पौधे को एनर्जी चाहिए, एकदम फल अच्छा देने के लिए उसे न्यूट्रिशन चाहिए। तो जो उसे लगता है वेस्टेज है उसकी बॉडी में, उसको निचोड़ लेता है। तो निचोड़ता है तो हरा पत्ता लूज होकर के नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो हरा पत्ता धूप नहीं ले रहा है। धूप नहीं ले रहा है तो उस पौधे को सेंस है कि ये कई काम का नहीं, ये ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, ये पकाने का काम नहीं कर रहा है, ये वेस्टेज, इसको खड़ा रखने के लिए मुझे एनर्जी लग रही है। तो उसको वो ड्रॉप करता है और वो पूरी एनर्जी देता है बियान में बंच को बाहर निकालने। इसी के अपोजिट अगर आप 5x9 पर हैं तो वो पत्तों में फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो उसको पता है कि ये ऑलरेडी भोजन बनाने में काम कर रहे हैं, तो वो बियान करने में आता है। पौधा जैसे ही 6 महीने का हुआ, 5.5 महीने में आप इसका नया बेबी रख लोगे, क्योंकि जगह बहुत सारी है।
और रेवा प्लस आपने लिया है अगर 4 साइकिल का, तो मैं लिखित में दूंगा कि 5x9 पर लगा करके 5.5 महीने में आप अगर बेबी रखते हो और जो रेवा प्लस में नहीं बेबी रखा है, दोनों का कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि हमने कम साइकिल का पौधा बनाया है तो हम बोल सकते हैं। दूसरा, आपने उसका ओरा मंडल फॉलो किया है तो हम बोल सकते हैं कि आप फ्लावर आने से पहले बेबी रख लो। शायद मुझे लगता नहीं हिंदुस्तान में कोई कंपनी ऐसा होगी कि फ्लावर आने से पहले कटिंग के बाद बोलते कटिंग के 60% कटिंग के बाद बोलते हो अभी, 8-9 महीने में रखवा और उसमें भी बोलते हैं फिर फ्लावरिंग आने के बाद, भुट्टा टूट जाता उसके बाद भुट्टा टूट जाए, फ्लावरिंग आ जाए, उसमें भी फिर गैप करो और 5x5 में है तो 5x5 तब आएंगी 9 महीने में फरसा सेकंड 8 से 9 महीने में फरसा 9 महीने में अल्टीमेट फ्लावर आने के बाद। क्योंकि ऐसा बोलने के लिए दिल गुर्दा चाहिए, ऐसा पौधे में पता होना चाहिए क्या है। फ्लावरिंग रख लिया और वो बंच गड़बड़ आया तो दिक्कत होगी। तो ऐसा कंपनी से कोई रिलेटेड नहीं है। अगर आप कंद का लगा रहे हो, गठान लगा रहे हो और 5x9 का ग्राफ लिया है तो आप भी नया बेबी रख सकते हो 6 महीने में। शर्तें हैं उसकी, कम से कम आपके पौधे में 25 पत्ते होना चाहिए और 25 इंच तने की मोटाई होना चाहिए। इसके बाद आप बच्चा रख सकते हो और ग्राफ होना चाहिए बड़ा, ताकि आप जो बच्चा रखो उस तक धूप पहुंचे तो आप रख सकते हो नया बेबी। अगर आपका 5x5 है और 5 महीने में 25 पत्ते आ गए और तने की मोटाई 25 इंच है तो भी आप नया बेबी नहीं रख सकते, क्योंकि वहां तक धूप नहीं जा रही है। और जब बेबी रख लिया और ये अगले 7वें महीने में कैनोपी टाइट हो गई और छांव में ये पतला पतला बढ़ेगा और रटून में ये थड़ से टूट के गिर जाएगा, कमजोर रहेगा। तो ग्राफ टाइट है तो जल्दी नहीं रख सकते, ग्राफ बड़ा है तो रख सकते हैं, आपका कंद का हो या रेवा का पौधा हो। भैया 5-7 में भी रख सकते हैं? 5-7 में भी रख सकते हैं, कम से कम 5x7 होगा तो आप 5.5 महीने के बाद बेबी नया रख लीजिए। और 5x9 है तो फिक्स 5.5 महीने में रख लीजिए। तो एक बार आप ये 6 महीने में बेबी रखना चालू हो गए तो फिर आप हर साल हर 6 महीने में नया बेबी रखोगे। इस बड़े की कुछ भी पोजीशन हो, 1 जनवरी को पौधा लगाया तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 1 जुलाई को बेबी रखना है। अब 1 जुलाई को बेबी रखा तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 1 जनवरी को फिर उसका बेबी रख लोगे। तो ये एक बार साइकिल आपकी ट्यूनिंग मैच हो गई, आप सीख गए इसको। तो जो बेबी आपने 6 महीने में रखा है और इसका अभी फल नहीं आया है, इसका जब फल आएगा तो इसकी हाइट हेल्थ ऑलरेडी 1.5 से 2 महीने की होगी और ये 90 दिन में कटेगा। उस समय ये 5 महीने का होगा, बराबर है। मतलब इसका फल आना बाकी है, अभी हमने बच्चा रख लिया और 3 महीने बाद ये कटेगा 90 दिन बाद। तो कम से कम इस बच्चे की हाइट हेल्थ रहेगी 4 से 5 महीने की। और जब ये कटेगा तो अगले 3 महीने के अंदर ये फ्लावरिंग देगा और अगले 3 महीने के अंदर वापस इसकी कटिंग हो जाएगी। हम अभी ऐसे ही प्लाट को देखने जाएंगे। ये थोड़ा संक्षिप्त में मैंने ओरा दिखाया कि आप खेत में जाकर के क्या चीजों को देखो और टच करो, ठीक है। बाकी बातें जो क्वेश्चन आएगी वहीं विजिट पर अपन खेत में ही करते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू। भैया वो जो अभी आपने 1 तारीख को उसका बताया था, नैनीताल भैया ने मेरे को उसके बारे में पूछने का बोला था, क्या क्या डॉक्यूमेंट एफपीसी के लिए पूरे भारत के लिए है फार्मर प्रोड्यूस कंपनी बी किसान की। उसमें सबसे पहले आपको आपका आधार कार्ड, आगे पीछे की फोटो, 75,875 38,222 नंबर है, वो व्हाट्सअप ही चालू है, केवल उस पर व्हाट्सअप करना है। आधार कार्ड की फोटो आगे पीछे की व्हाट्सअप करना है 7587538222 पर। और आपका उद्देश्य लिखना है कि आप किस कारण से एफपीसी में जुड़ रहे हो, आपका कारण बतलाना है। तो जब फाइनल डॉक्यूमेंट्री होगी तो आपके पास रिकॉल आएगा, आपको डिटेल आ जाएगा, आपके पास एक पर्चा आ जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे जो आपको एफपीसी में जुड़ने के लिए मदद करेंगे। कम से कम उसका 1 शेयर 100 रुपए का है। 1 शेयर 100 रुपए मतलब आप उस कंपनी के मालिक बन रहे हो, आपका परसेंटेज है उसमें। ज्यादा से ज्यादा जो आपका बजट हो वो आप शेयर ले सकते हो। भाई अगर बांस नहीं रहा तो हमारा नहीं बांस हम खुद नहीं कर रहे पर शेयर किसान है। हाँ, इसमें केला, बांस, गन्ना, पपीता कुछ नहीं रहा और आप अनार कर रहे हो तो भी आ सकते हो। रेसिड्यू फ्री भी नहीं चाहिए। आप आओगे तो मैं सिखा दूंगा, रेसिड्यू फ्री बना दूंगा आपको। आप किसान हो, इतना काफी है, आप आ सकते हो। आप कोई भी फसल कर रहे हो। भैया जैसे पापा के नाम से है जमीन, तो पापा का रजिस्ट्रेशन होगा।
जी बलराम भाई नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सब बोल गए चलेगा क्या है, मेरा भी थोड़ा सा था और भैया ने भी बोला था